बहुत उपयोगी है, फॉरेन करेंसी से आता है। क्योंकि अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड तो अगर 100 kg का प्रोडक्शन है तो 70 kg इंडिया में प्रोडक्शन होता है, और 70 kg का भी 70% झारखंड में होता है, और झारखंड का भी 70% 5 डिस्ट्रिक्ट खूंटी, रांची, गुमला, सिमडेगा और वेस्ट सिंहभूम। बाकी अदर जो है वो 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। पलामू पहले अच्छा करता था, अभी पलामू की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज है, टेम्परेचर हाई होने के कारण से, और उस हिसाब से हम उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको मिटिगेट। क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट होता है ना? बहुत इफेक्ट करता है। तो ये क्लाइमेट सेंसिटिव इंसेक्ट ही है। एक ही इंसेक्ट का अगर साइकिल देखेंगे तो एक बार 4 महीना में मैच्योरिटी है, एक बार 8 महीने में मैच्योरिटी है, कभी 5 महीना में है। वही इंसेक्ट यहाँ पर कुछ रिएक्ट कर रहा है, अगर 4 महीने में मैच्योर हो रहा है, हम MP में जाते हैं तो 6 महीना लग जा रहा है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग उसकी वहाँ के टेम्परेचर। जैसे जो हम लोग अंगड़ा बेल्ट में काम करें, जो इंसेक्ट सेम रूट लैग को इंसेक्ट को अंगड़ा इनोकुलेट किया गया और उसी को गुमला में किया गया। गुमला ऑलमोस्ट 20 डेज पहले भी कोई इमरजेंसी हो जाएगा। तो ये इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट का। तो लैग का बेनिफिट्स जो है अभी तक जो लैग क्यों है कि हमारे पास होस्ट ट्रीज हैं, और अगर हमारा यूटिलाइजेशन की बात करें तो हम लोग केवल 30% वर्ल्ड वाइड यूटिलाइजेशन का यूटिलाइज कर पाते हैं, 70% यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो हमारा फॉरेन करेंसी का एक अच्छा स्रोत है कि हम फॉरेन करेंसीज को इकोनॉमिक के लिए अच्छी बात है। तो अगर हम देखेंगे तो इसका जो फॉरेन कंट्री में यूटिलाइजेशन है वो यूटिलाइजेशन मेजर पॉलिश इंडस्ट्रीज है, और कोटिंग के लिए खासकर ड्रग कोटिंग में यूज होता है, फ्रूट कोटिंग में यूज है, और जितने भी आर्मिनेशन है उनके ऊपर पॉलिसी रख रखाव के खर्च में ज़्यादा है। फिर फ्रांस में वहाँ के परफ्यूम के कंपनी जितनी इंडस्ट्रीज है उसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड में इसका एक फॉर्मुलेशन बनता है आइसोल्यूरोप्लाइड, जो फ्रेगनेंस को रोक के रखता है, इंटैक्ट करके रखता है। इसके लिए उसकी यूटिलिटी है और अच्छा डिमांड है। क्राफ्ट इंडस्ट्रीज में बांग्लादेश और साउथ एशियन कंट्री में क्राफ्ट के लिए चूड़ी हो गया, और अदर क्राफ्ट इंडस्ट्री पॉलिश के लिए लकड़ी की जहाँ सामान बनते हैं वहाँ पॉलिश के लिए, इलेक्ट्रिक ग्रेड वार्निश जितने भी ट्रांसफार्मर बाइंडिंग होते हैं उसके लिए वार्निश का यूटिलाइजेशन है। तो ये सब डिफरेंट यूटिलाइजेशन हैं, और जो अभी देखिए सबसे ज़्यादा लिक्विडेट होने वाला, इजीली लिक्विडेट होने वाला कमोडिटी है हमारे झारखंड में। इससे आसानी से लिक्विडेट हो, मेरे नज़र में अभी तक कोई कमोडिटी नहीं है जो ले गए और तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए। आप सोना भी जाएंगे ना तो सोना भी बेचने में आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन तो इसलिए जितना आसानी है इसलिए कि हमारे फार्मर्स के लिए दिक्कत है कि चोरी भी उतनी आसानी से होती है इसकी। तो ये तो बेसिक जो लाभ है। तो लैग इंसेक्ट है, इंसेक्ट हम ऐसे 29 आइडेंटिफाइड हैं और भी कहीं कहीं, लेकिन उसमें मेजर जो 3 इंसेक्ट हैं जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है उसमें केरिया लेका, केर नाम के वैज्ञानिक ने किया था इसलिए उसका नाम केरिया लेका से, जो प्रोमिनेंटली इंडिया में और साउथ ईस्टर्न जितने एशिया में, थाईलैंड, इंडोनेशिया में मिलते हैं। बट चाइना में एक इंसेक्ट है केरिया चाइनीज जो हमारा पिजन पी पे, पिजन पी अरहर के पौधे पे जो पेरिनियल है उस पे होता है। तो वो पिजन पी उस कलर इंडेक्स हाई है, तो कलर कोटिंग के लिए, कलर बनाने के लिए यूज करते हैं। जो भी हमारा मालवेरी सिल्क है उसकी कलर में, उसकी कोटिंग में उसका यूज करते हैं वहाँ पे। तो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश जो है जहाँ पर ये हमारा प्रोडक्शन आता है। थर्ड पार्ट जो है, तीसरा जो है, जो मेरे फादर ने इंसेक्ट को उसको आइडेंटिफाई किया था ईस्टर्न घाट में, केरिया सारदा। तो वो ट्राइवोलेंटाइन, ये दोनों जो पहले इंसेक्ट बताए वो साल में 2 फसल देते हैं, 2 बार अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं। मतलब क्राउलर से लेके मैच्योर इंसेक्ट, एडल्ट इंसेक्ट से बाद क्राउलर से साइकिल 2 साइकिल, और ये 3 बार करता है ईस्टर्न घाट। बट एज ए इंसेक्ट के लिए तो 3 बार है, बट प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी उतनी हाई नहीं है। वो रेन ट्री पे मेन होस्ट रेन ट्री। तो अगर कुल देखें तो लाख को 2 डिफरेंट वेराइटीज में बांट लेते हैं, जिसमें हम लोग एक को बोलते हैं, मैं यहाँ एक 4 लिख लूँ, एक को हम लोग उसमें और एक को रंगीन। दोनों का एंसेस्ट्रल सेम है बट उनकी हैबिटेट के कारण वो डिफरेंट हो गए हैं। जिनको
उनको कम भोजन मिला, कम भोजन में रहने का आदत पड़ गया, तो वो रंगीनी जैसे पलाश सूखे क्षेत्र में रहने लगे। जो इंसेक्ट जो ज़्यादा भोजन करने वाला, ज़्यादा फीडिंग करना है, इंसेक्ट टाइप्स दोनों में अलग अलग है, एरिया लेका है, एक ही एरिया लेका है, बट दोनों का हाँ, जैसे एक ही परिवार में 2 बच्चे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाता है, उसी तरह डेवलप हो गया और अलग अलग सेग्रीगेशन हो गया उनके सिस्टम में। तो कुसुमी लाह का साइकिल नॉर्मली, कुसुमी लाह जो कुसुम के पेड़ पे चल रहा है, कुसुम के पेड़ पे अपना पूरा साइकिल दूसरा साइकिल इसका मेन होस्ट जो है वो कुसुम है, मेन होस्ट मैं लिख रहा हूँ, इसका पलाश। दैट मीन्स इस पलाश के पेड़ पे दोनों साइकिल वो सर्वाइव करेगा, अब कुसुम पे दोनों साइकिल सर्वाइव करेगा। लेकिन अल्टरनेट होस्ट इसके भी बहुत सारे हैं, कुसुम में सेमियालता है, खैर है, बेर है, ऐसे रेन ट्री है, सिरिस है, ऐसे झलारी है, सोया रोबस्टा है, सकुआ में भी हो जाता है। लेकिन अगर ईल्ड की बात करें, होने का मतलब हम 1 किलो बांधा तो 250 ग्राम निकला, 100 ग्राम, तो वो तो सर्वाइव कर रहा है, बट वो कमर्शलाइज नहीं हो पाएगा। कमर्शलाइज होने के लिए बात करें तो कुसुम है, बेर है और सेमियालता मेजरली, और खैर का पेड़ है। हम लोग परसोपिस पे भी जो कांडा बबूल बोलते हैं कच्छ बेल्ट में, वहाँ पे उसपे भी अच्छा है, उस पर भी काम। पलाश रंगीनी क्रॉप जो है इसके पलाश पे, तो इसका पलाश के अलावा जितने भी हमारा फाइकस ट्रीज खास करके आपका बर्ड हो गया, पीपल हो गया, पुटकल हो गया, कोड़ो हो गया, इन सब पे इसका इम्पैक्ट है। इसके अलावा हम लोग सर्ब्स में हम लोग भालिया करके पौधा सेमियालता है, हम लोग उसमें के लिए करते हैं, तो उसमें भालिया करके एक पौधा है, उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो ये तो अभी तक है, लेकिन ये जो प्रोपोगेशन ऑफ होस्ट ट्री अगर बात करें तो हमारे यहाँ 10% भी यूटिलिटी में नहीं है। अगर हमने अब पौधा लगाने का जरूरत नहीं है, अगर हम यूटिलाइजेशन करें तो जितना है उसका 10% यूटिलिटी में नहीं है, क्योंकि अबंडेंट रूप से पलाश तो अबंडेंट है, उसका तो 4-5% भी नहीं है। बैर का यूटिलिटी है, बैर में यूटिलिटी इसलिए हो रहा है कि बैर में मल्टीप्लिकेशन कुसुमी लैक का अच्छा होता है, तो जहाँ बैर हो रहा है, और नहीं तो बैर का यूटिलाइजेशन में आपको उसका फ्रूट के रूप में कर रहे हैं लोग, खास करके जहाँ बैर है। कुसुम का डिफॉरेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लकड़ी के लिए अगर ये रहने से फॉरेस्ट कंजर्वेशन में भी बहुत सपोर्ट था पहले, और इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लैक बांटती थी ब्रूड लैक, पर धीरे धीरे वहाँ पर जो गवर्नमेंट का सिनारियो है कि लाभ तो गया बट बटा नहीं, वो गोडाउन में रह गया, बटेगा तो उसका हिसाब देना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें दिक्कतें आएंगी, वो बाद में आएंगी। तो ये दोनों का, तो इसमें जो साइकिल है 2 साइकिल है। पहले तो हमारा कलेक्टिवाइजेशन होता था, कल्टीवेशन का पार्ट तो था नहीं रहा, तो कलेक्टिवाइजेशन में जब जिस महीने में किसान फॉरेस्ट से कलेक्ट करता था पेड़ से लाभ को, रेजिन को, तो उसी महीने से उस क्रॉप का नाम पड़ गया। और ये कलेक्ट कब होता है? कीड़ा का बच्चा देने के 1 से 1.25 महीना पहले। क्यों? कि लैक इंसेक्ट जो फीमेल इंसेक्ट है वो रेजिन प्रोडक्शन बंद कर देते हैं बिफोर, इनमें जो हमारे क्रॉकर्स के आने से पहले वो फर्टिलाइजर जो उसके पहले ही वो बंद कर देते हैं, जिसके कारण से किसान को मालूम है कि जो रेजिन कंटेंट बनना था वो बन गया, अब हमको वेट करना है तो इंसेक्ट के लिए, ब्रूड के लिए करना है, नहीं तो अगर हमको रेजिन चाहिए तो आज लीजिए, चाहे 1 महीना बाद लीजिए, बात बराबर है। तो चोरी का डर, अदर फैक्टर, रिक्वायरमेंट, अपना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, अगहन का महीना फेस्टिवल सीजन तो अगहन ही बन गया, बैसाख का महीना बैसाखी का सीजन है तो बैसाखी बन गया, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हार्वेस्टिंग होने लगा। जेठ में जेठ भी निकाल लिया और कार्तिक का महीना आ गया तभी कद की फसल आएगा। तो ये टोटल जो फसल का क्रॉप का है वो नाम मानकर जो नॉमेनक्लेचर हुआ वो डिपेंड ऑन दी हार्वेस्टिंग सीजन। जब हार्वेस्टिंग का मतलब नहीं कि हमने इंसेक्ट हार्वेस्ट किया, हमने केवल रेजिन हार्वेस्ट किया, क्योंकि कतकी में एक दोनों एक साथ साथ होता है, इंसेक्ट और रेजिन साथ साथ मिलता है, छोटा साइकिल है इसलिए दोनों, जब इंसेक्ट निकलेगा उसमें रेजिन भी साथ मिलेगा, पहले नहीं काटते। लेकिन बाकी तीनों में हमको रेजिन और अलग है, 1 महीना पहले काट देते हैं लोग, और जब ब्रूड लेना होगा तो 1 महीना बाद आएगा।
अगहनी में हमको ब्रूड नहीं पहले मिलेगा। काटने से ब्रूड का लॉस होता होगा। हाँ, इसी मेन कॉज अगर प्रोडक्टिविटी लॉस का कारण है तो यही कारण है। उसके पीछे बात करेंगे क्या मार्केट में कैसे चलता है। तो यहाँ पे एक क्रॉप को हम लोग जेट भी बोलते हैं और एक को अगहनी बोलते हैं। और इसमें जो क्रिटिकल 3 पॉइंट है, एक तो लगाने का टाइम जब इंसेक्ट को इनोकुलेट करते हैं, दूसरा कच्चा काटना जिसको हम लोग अरी ला बोलते हैं, अगर बोलेंगे तो अरी बोलते हैं। दैट मीन्स हमने बच्चा से बच्चा नहीं लिया, हमने बीच में उसको हार्वेस्ट किया, रेजिन ले लिया, तो उसको अरी बोलते हैं। और तीसरा बीज लिया, मतलब हम लोग 3 पार्ट में बात करें कि अगर हम इनोकुलेट किए पार्शियल, मतलब हमने अरी फसल लिया और एक हमने ब्रूड लेग का फसल, बीहन का फसल लिया, ये 3 फसल का। तो तीनों का टाइम फ्रेम क्या है, इसको हम लोग लगाते हैं जनवरी फरवरी में, इसका अरी हार्वेस्टिंग मई जून में करते हैं। इसमें हम लोग केवल इसको जेठ बोलते हैं। और जून जुलाई मतलब साइकिल कंप्लीट हो गया। ये 6 महीने का, 5.5 से 6 महीने का साइकिल है। अब यही यहाँ पे इनोकुलेट होगा जून जुलाई में। ये इंसेक्ट यहाँ से आ गया जून जुलाई, और इसका हार्वेस्टिंग नवंबर दिसंबर। अभी कीड़ा जो भी रेजिन बना होगा, और हम लोग और फिर यहाँ से कीड़ा यहाँ पे। तो ये जो रेजिन निकलता है तो अरी हो गया जो कि इनोकुलेट करते हैं। नहीं, इनोकुलेट करते हैं बीहन को, बीहन को, मतलब बीहन ब्रूड लैग, ओके, ठीक है, उसको यहाँ बीहन बोलते हैं। अच्छा, बीहन बोलते हैं। अरे हो गया जो पहले अगर आपने हम इमेच्योर क्रॉप जो हम लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इमेच्योर करने का मतलब रेजिन बन गया है, हमारा बच्चा वो उसके पेट में वो अंडा बना है, वो बच्चा उसके लिए चिंता देखिए हम काट लिए। क्योंकि अगर हम लोग आगे जब वैल्यूएशन की बात करेंगे तो पहला हम लोग कहीं बोलते हैं कि ब्रूड लैग जब सेल आउट करेंगे ना, तो लकड़ी भी लाख का रेट में बिक जाता है, इंटेक्ट रहता है ना। तो पहला हम लोग टारगेट किसान के आप ब्रूड लैग सेल कीजिए। लेकिन क्या है, यहाँ प्रैक्टिसेस क्या है कि मेरे पास 5 क्विंटल हो गया, मार्केटेबल ब्रूड लैग का कच्चा माल है ना, ब्रूड लैग 3 से 4 दिन से ज्यादा रख नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उससे अच्छा स्क्रैप पहले कर लेंगे, जितना लगाना है उतना ही बचा के रखेंगे। हम 1 महीना क्यों वेट करेंगे, मेरा लॉस हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, बहुत सारा फैक्टर हम लोग के दिमाग में आता है। इसके अलावा मार्केट डायनामिक्स भी ऐसा है कि जो व्यापारी है वो बोलते हैं कि आप आज का रेट जो है ना, कच्चा मतलब गीला, जो कच्चा काटेंगे उसमें तो ब्लड कंटेंट रहेगा ना, बॉडी फ्लूइड उसका, और पुराना जो सूखा हुआ, दोनों का रेट एक है। एक्चुअली जो पैकार हैं वो पैसा दे रहे हैं सूखा हुआ ला का, जो मांग रहे हैं, बोल रहे हैं सूखा हुआ ला का पैसा दे रहे हैं, वो कच्चा जो उसमें रेजिन कंटेंट उसी का पैसा देंगे ना। तो गीला रहेगा उसमें 50% ही रेजिन होगा, और सूखा रहेगा तो 65% होगा। वो दे रहे 50 का, लेकिन बोल रहे हैं कि हम सूखा का रेट दे रहे हैं। तो किसान भी खुश की जल्दी छिलता है, कच्चा छिलता है, खूब छिलता है कि हमको ज्यादा वेट मिल जाएगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। और व्यापारी भी खुश की कच्चा ला में तो रेट ले ही रहे हैं, साथ साथ 10-20% सूखा ला भी हमको मिल जा रहा है उसी रेट में। तो दोनों खुश रहता है, लेकिन दोनों को अपना मार्केट का डायनामिक्स ऐसा ही है, और इसके चलते ब्रूड लैग की शॉर्टेज हमेशा बनी हुई है। तो ये जेठवी का अरी फसल लेना होगा तो मई जून में लेना, मई जून में, और उसका फाइनल लेना होगा तो जून जुलाई में, मतलब जून के लास्ट में और जुलाई का फर्स्ट सेकंड ब्रूड लैग लेना होगा, ब्रूड लैग लेना होगा। हाँ, और जो रेजिन सिर्फ लेना होगा तो उसमें मतलब स्क्रैपिंग करनी पड़ेगी। स्क्रैपिंग कर, ला काट लिया, पेड़ से लकड़ी हटा दिया। हम लोग उसको देखेंगे, मैं बताएंगे कि हम लोग अगर हम ब्रूड लैग लेते हैं तो उसमें कितना % रेजिन निकलता है, उससे कितना चौड़ी बनेगा, कितना बटन बनेगा, उसका परसेंटेज वाइज हम लोग वैल्यू एडिशन कैसे कर रहे हैं, क्या उसमें से हम अलग इम्प्योरिटीज क्या निकल रहा है उसको देखें। सिमिलरली इसके भी 2 साइकिल है, इसको मिटा दूं। धनिक में भी क्वालिटी डिफरेंस होता है बीज में, हाँ क्वालिटी डिफरेंस ऐसे है कि इंसेक्ट 15 दिन तक इमरजेंस होता है, वो भी पेरस इंसेक्ट है, उसके मतलब पेट के अंदर ये थैली है जहाँ एग लेइंग करती है, अंदर ही सेती है और बाहर बच्चा निकलता है क्रॉलर से। जैसे मुर्गी बाहर अंडा देती है, ये पेट के अंदर ही अंडा देता है।
और धीरे धीरे और एक लेग इंसेक्ट 350 से 400 बच्चा देता है। तो ये धीरे धीरे ये जो एक से क्राउलर बनने का पीरियड है 15 दिन तक धीरे 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 करके कंटिन्यू रहता है। आज कुछ कीड़ा का तो लाखों लाख कीट हैं, तो धीरे 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 इसलिए जब हम इनोकुलेट करते हैं तो 20 डेज। तो अगर हमने लेट काटा वो कुछ इमरजेंसी हो चुका वो तो रुकेगा नहीं, हार्वेस्टिंग डिले हुआ तो क्या होगा कि जो हमारा 100 कीड़ा पहुंचना तो वहाँ 50 कीड़ा पहुंचेगा। इसके अलावा जो इन्फेस्टेशन है पहले से प्रीडेटर्स का, पैरासाइट्स का, वो अगर हमारे ब्रूड में है, बीज में है, तो अगला क्रॉप को वो है हैम्पर करेगा। तो क्वालिटी में वही चेक करते हैं कि हम लोग ब्रूड लेग की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। कभी कभी किसान क्या देखते हैं कि ब्रूड लेग जो है, ब्रूड लेग का थिकनेस हम गए हैं इंसेक्ट को परचेज करने और हमारा फोकस चल जाता है इसमें लेग कितना कंटेंट है। लाख में मोटाई है तो लाख ज्यादा मिलेगा, लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए कि इससे इंसेक्ट बाहर आके कितना पेट पे बैठे। वो फोकस डाइल्यूट हो जाता है और मोटाई देख के खरीद के आते हैं। जो ज्यादा मोटा होगा जनवरी में ठंडा का टाइम है, अंदर टेम्परेचर नहीं जाएगा, अंदर ब्लड जम जाएगा, अंदर का कीड़ा बाहर नहीं आएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा ब्रूड अच्छा रहते हुए भी। और सबसे मजेदार है कि लैब में जो शुरू में सभी इंसेक्ट एक जैसे दिखते हैं क्राउलर्स, लेकिन उनके जो डेवलपमेंट फेज है लाइफ साइकिल में मॉल्टिंग होगा, 3 मॉल्टिंग है, मॉल्टिंग का पीरियड है, मॉल्टिंग के पीरियड के बाद क्या होगा, कुछ का पैर हाथ झड़ जाएगा, दोबारा आएगा, जिसका दोबारा वो मेल इंसेक्ट बन जाएंगे। और लास्ट में जो दिखता है तो केवल एक छोटा सा थैली जैसा, मतलब के दाने जैसा मेल फीमेल इंसेक्ट है, और जो लैग प्रोडक्शन करती है वो फीमेल इंसेक्ट। तो सेक्स रेशियो भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही प्रोडक्शन होता है, पहले नहीं होता। अगर मेल कम हो गया तो भी दिक्कत, ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत। तो ये सेक्स रेशियो पे भी डिपेंड है। प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम लोग ज्यादातर इस तरह से प्लानिंग करते हैं कि वहाँ का मेल के टाइम पे हमारा रेनफॉल कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, उस समय ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं हो और रेनफॉल भी ज्यादा कंटिन्यूस नहीं हो कि मेल को मूवमेंट में दिक्कत हो, मेल सेक्स रेशियो को डिफरेंसेस उसमें दिक्कत है। मुझे जो टेक्निक अपनाया जाता है कल्टीवेशन। अभी कोई एजेंसी है जो ब्रूड लेग सप्लाई कर रहा हो हाई क्वालिटी या डिजीज फ्री? हम लोग मैं करता हूँ, बहुत और भी हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो करते हैं, जो प्रोडक्शन में लगे हैं। जहाँ पर जो एडोप्टेबिलिटी, जहाँ साइंटिफिक लाइफ कल्टीवेशन एडोप्टेबिलिटी आ गई है, वहाँ पर तो ब्रूड लेग अच्छा बन रहा है। हम लोग जिनको ब्रूड लेग बेचने का आदत पड़ गया वो डिस्क्राइब कभी नहीं, क्योंकि ये जो निशा इंस्टीट्यूट है या एग्रीकल्चर कॉलेज है, नहीं, इनके पास तो ब्रूड हमेशा ही, देखिए ये तकनीकी में बोलना नहीं चाहिए, लैब प्रोडक्टिविटी की बात बोलेंगे तो उनके पास फार्म है, पर रिसर्च के लिए कोई प्रोडक्शन के लिए काम करेंगे। वो तो कितने बार हम लोगों ने सप्लाई किया है उनको, बीज घट गया, बीज मर गया, देखने वाले नहीं है। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें हम लोग इसका इनोकुलेशन जो करते हैं अक्टूबर-नवंबर में, और किसानों के लिए सबसे बेस्ट क्रॉप है, बहुत कम मेहनत, एक बार इनोकुलेशन कर अक्टूबर-नवंबर में लगा दिया। यहाँ पर सारी हार्वेस्टिंग नहीं होगी, यहाँ पे नहीं होगी ब्रूड, ये गलती हो गई, सॉरी। हाँ वही तो समय तो निकालना है। और यहाँ से ये यहाँ पे अक्टूबर-नवंबर, अर्ली हार्वेस्टिंग अप्रैल में, और यहाँ पे जून-जुलाई, ये जून-जुलाई में सेल्फ इनोकुलेशन होता है, मतलब हम लोग छोड़ देते हैं पेड़। मैं इसको समझाऊं तो जून-जुलाई में हमने लगाया नहीं है,
साइकिल बताया, अक्टूबर में भी ला लगेगा। अप्रैल महीने में जो भी अगर 1 मीटर पे इंसेक्ट प्रोडक्शन दे रहा है तो 6 इंच छोड़ के बाकी को हम लोग काट लेंगे कच्चा, उसको अरी बोलते हैं बैसाख, क्योंकि उतना फूड मटेरियल पेड़ के पास नहीं है कि समर को सरवाइव कर पाए, इसलिए उसका लोड को कम कर दिया जाता है। और ये प्रैक्टिस पुराने जमाने से, कोई ऐसा नहीं है कि नया प्रैक्टिस है। तो अब क्या हुआ, उसमें केवल 6 इंच बच गया। इसके पहले जैसे हमने अभी लगाया, हमारे पास 100 सूट्स थे, उसमें 50 सूट्स पे इनोकुलेशन किया, 50 खाली थे। तो जनवरी महीने में जिसमें लाह नहीं है उस सूट को प्रून कर लिया, तो वो प्रून होकर वहां जो नए सूट्स आएंगे वो जून जुलाई के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। और जो अप्रैल में थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया था हमने, वो अपने आप वहां से स्प्रेड हो जाएंगे उन्हें पे। और वो जो जनवरी में हमने प्रूनिंग किया था वो वहां से कितना मिलेगा, अभी अक्टूबर में। अभी भी पूरा नहीं काटेंगे, क्यों कि हमारा जो सूट चाहिए 6 महीने का चाहिए, ऐसा सूट जिसमें कि उसका मुंह चला जाए अंदर, बट उसका ग्रोथ नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है वो नहीं होनी, तो क्या होगा, प्रेशर पड़ने से उसका माउथ अंदर ही टूट जाएगा। तो इंसेक्ट के लिए सुटेबल सूट्स जो हैं, कुसुम को छोड़ के बाकी का ग्रोथ पैटर्न देखिए, सेकेंडरी ग्रोथ 6 महीना में स्लो डाउन हो जाता है। प्राइमरी ग्रोथ तो फर्स्ट स्टेज से होगा, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ अगर ग्रीथ की बात करें तो उसमें स्लो डाउन हो जाता है। तो वो जो स्लो डाउन होता है, इसे 6 महीने का सूट को सूटेबल मानते हैं। तो उसमें क्या होगा कि हम लोग को जनवरी फरवरी में जो काटे तो जून जुलाई में रेडी हो गया सूट, उस पर कीड़ा बैठा, तो अक्टूबर में अगर हम लोग क्रॉप साइकिल के हिसाब से पूरा प्रून को कर दें तो या तो 8 महीने का सूट हो जाएगा या 4 महीने का हो जाएगा। तो साइकिल को मेंटेन करने के लिए हम लोग पार्शियल हार्वेस्टिंग करते हैं, थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं, और एक प्लास के पेड़ पे 2 साल तक एक्टिविटी करते हैं। अप्रैल टू अप्रैल में 2 साल में 2 बार कच्चा ला और 1 बार बीज का ला देते हैं, तो साइकिल मेंटेन हो जाता है। इसलिए उसके लिए कूपे सिस्टम, खंड प्रणाली जो टेक्नोलॉजी है भूले की, वो कल्टीवेशन पार्ट है। तो ये तो हमारा क्रॉप है जिसके बारे में हम लोग यहाँ, तो अगर अभी शुरुआती दौर में रंगीनी क्रॉप ज्यादा होता था, पूरा मानसून और पलामू में मिला के, मानसून मतलब बंगाल का पुलिया और ये सब मिला के, लेकिन धीरे धीरे की प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ इंसेक्ट फेल्योर भी हुआ, तो पूरा खूटी में होता था, अब खूटी में नहीं के बराबर है, रंगीनी नहीं हो रहा है। कुसमी में ज्यादा यील्ड है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए कुसमी क्रॉप की तरफ फोकस। और ये लगभग 92-93 से जब कुसमी ऑन बेर इज अल्टरनेट होस्ट फॉर बोथ स्टेट, दोनों के लिए, कुसुम के लिए भी और पलाश के लिए, दोनों इंसेक्ट को सर्वाइव हो जाता है, लेकिन एक साइकिल होगा। तो अभी जो हमारा रेनी सीजन साइकिल है, इसमें अभी कुसमी ऑन बेर जो है बहुत अच्छा, घनी फसल बहुत अच्छा होता है। एक पेड़ पे 2 किलो इनोकुलेट करें तो 12-12 केजी 14 केजी तक हार्वेस्टिंग, ब्रूड टू ब्रूड की बात मैं बोल रहा हूँ। स्क्रैप टू स्क्रैप उसी हिसाब से हम लोग आगे देख लेंगे। तो ये कुसुम का अभी परसेंटेज जो अगर प्रोडक्शन में देखें तो ज़्यादा कुसमी का परसेंटेज है आज के डेट में। क्या बताए थे आप, कुसमी का 450, स्क्रैप का 450 पर केजी, अभी स्क्रैप का 430 रांची के आसपास में है और बलरामपुर में 460। मेन मार्केट तो हमारा वही है, बलरामपुर से ही मार्केट लगभग है। इसका स्क्रैप का एमएसपी कोई नहीं है, एमएसपी 275 रुपए स्क्रैप का है कि इसके का, और चौरी का 675, और चौरी बाजार में 800 रुपए तक चला गया। चौरी बोलते हैं सीड लैग स्टिक लैग का रेट जो बोले ना, स्टिक लैग अभी 275 इनका रेट है, और ये रंगीनी में 200 रुपया है, क्योंकि रंगीनी क्रॉप में रेजिन कंटेंट कम होता है। 1 केजी अगर लेंगे तो 45 to 50% ही रेजिन मिलेगा उसमें से वाश करने के बाद। कुसमी में हमारा 65 to 73% तक, अच्छा कहीं अच्छा उसमें इम्प्यूरिटीज कम है तो 75 से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन एवरेज 65 to 78 हम लोग देखते हैं, वैसे अपने वाश करके ठीक करते हैं। तो ये जो चीजें हैं कि हम लोग क्रॉप को अगर देखें तो अगर आज कंट्रीब्यूशन है तो झारखंड का रंगीनी क्रॉप में नहीं के बराबर। झारखंड में रंगीनी क्रॉप बहुत कम है। जो मेन है कुसमी क्रॉप के चलते ही झारखंड नंबर 1 बना हुआ है। झारखंड में तो पलाश बहुत ज्यादा है।
पलाश अबंडेंट है, बोले ना अभी 5% भी फ्रीटी नहीं हुई, इतना स्कैटर्ड भी है और पलामू में ही अभी खेती हो रहा है। पलामू में पाटन चैनपुर, लेस्लीगंज में लाल बगान था, 6 लाल बगान वुडलैंड फार्म है, जारी है, लेस्लीगंज है, फिर यहाँ 2-3 और है आपके पलामू के बोकारो के पास में है, चतरा में एक, सिमरिया में है, जारी वहीं पे है, फिर से एक अंगड़ा के आगे है सिल्ली में, लेकिन कहीं भी आज के डेट में नहीं है। पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में था, अब जैसे पीएस को दिया गया है तो थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन वहाँ सोशल इंस्टेंट इतना है, जब इंडिविजुअल दे दीजिएगा तो लगाया कोई और काटा कोई और, ये सब के चलते कैश क्रॉप है तो इसका इम्पैक्ट है कि चौकीदारी नहीं कीजिएगा तो चोरी बहुत है। जबकि पलामू में बोलते हैं दुमका संथाल में अबंडेंट पलाश है। देखिए वहाँ पे मैं गिट्टी पाड़ा में भी काम करने गया, वहाँ पर जो पहाड़ी जाती है उन लोगों को तो लैंग्वेज बंगाल से आते हैं पैकार लोग और लाहौर छोड़ के 5-10 रुपया किलो करके उनसे वो लेके चले जाते हैं, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है इसको लेके। तो वहाँ पे भी हमने किया, जामा में बात कर रहे थे, जामा में काम हुआ है, लेकिन क्या है कि माइग्रेशन के चलते ये लेबर ओरिएंटेड जॉब है, जब हार्वेस्टिंग सीजन होगा तो लेबर चाहिए होगा, तो माइग्रेशन उधर बहुत ज़्यादा है, तो पेड़ पे चढ़ने वाली औरतें बच गई, मिल तो रहते नहीं है, भट्ठा में चल गए चाहे कहीं और निकल गए काम करने के लिए, ये वहाँ सोशल कंस्टेंट। ला में अगर हम ये क्रॉप का जो आते हैं यूटिलाइजेशन में, अगर हम लोग इसका वैल्यू एडिशन को देखें तो अगर हम देखते हैं कि हम ब्रूड लाइट से शुरू करते हैं कि ब्रूड लाइट पहला प्रोडक्ट हमारा बीज के रूप में ले आते हैं, तो अगर 1 kg ब्रूड लाइट लेके हम लोग आगे शुरुआत करने जा रहे हैं। हाँ, हम लोग कल्टीवेशन की बात भी कर रहे हैं कि वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं। आप अभी कल्टीवेशन पे जा रहे हैं ना? नहीं वैल्यू एडिशन। हम कल्टीवेशन अगर बोलना है तो कल्टीवेशन तो क्या क्या हम लोग स्टेप फॉलो करते हैं, कल्टीवेशन हम लोग होमवर्क करते हैं, फिर उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि क्या क्या इंटरवेंशन हुआ है, जो कलेक्शन में था कल्टीवेशन में क्या चेंजेस आए हैं कि हमने क्या क्या इंटरवेंशन किया है साइंटिफिकली जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, वही बात है। टेक्निकल उतना जानने का हमको मतलब ऐसा किसान खेती करना है किसी को तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जो हमारा जरूरत का चीज है उसमें केवल स्टेजेस केवल हम लोगों को ब्रीफ कर दीजिए कल्टीवेशन पे, मतलब इंसेक्ट मैं बता देता हूँ। हाँ, ये ओवरव्यू हम लोग को मिल जाए उसमें। हाँ देखिए, पहला चीज है ना, कोई हम 8 पार्ट में बांट लेते हैं कल्टीवेशन को साइंटिफिक। पहला हमें सिलेक्शन, उसको चयन बोल लीजिए आप, जिसमें पहला हम लोग यहाँ बेनिफिशियरी सेलेक्ट नहीं करते, हम लोग करते हैं यहाँ पे होस्ट ट्री, क्योंकि बेनिफिशियरी के पास होस्ट है नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा, होस्ट ट्री को सिलेक्ट करना है और अकॉर्डिंग टू क्रॉप हमको होस्ट ट्री का लोकेशन वीडियोग्राफिकली देखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग बैसाखी क्रॉप में आने वाला टाइम पूरा ड्राई सीजन है, ठंडा ड्राई है, गर्मी ड्राई है, तो हम जो भी होस्ट सेलेक्ट करेंगे वो होस्ट पानी स्रोत के अगल बगल हो, डाउन हो, सीपेज जो रीजन है उधर होगा, तो हम समर में क्रॉप को सर्वाइव करा पाएंगे। नाला के किनारे, तालाब के किनारे, कुआं के अगल बगल जहाँ पानी रिश्ता हो वैसा हो, या अगर टॉप पे है तो हम लोग को प्री रेनी सीजन हमको वहाँ थाला बना के उसमें खरपतवार को डंप कर देना चाहिए। ये प्रैक्टिसेस हैं कि हमारे इसको बेनिफिशियरी सिलेक्शन रॉन्ग होगा तो आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आप कोई भी प्रोजेक्ट में कोई भी काम में सिलेक्शन प्राइमरी होता है। तो हम लोग यहाँ पर होस्ट का, सेकेंड ब्रूड लैब, अगर बीज भी खराब हो गया वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ब्रूड की क्वालिटी देखते हैं कि अगर 1 मीटर ब्रूड है तो उसमें कितने प्रीडेटर्स का अंश दिख रहा है, अगर हमारा इन्फेस्टेशन ज़्यादा होगा तो हम लाख के ज़्यादा उसको पालने लगेंगे, इसलिए इन्फेस्टेशन को 3 से 4 से ज़्यादा नहीं, छेद दिखता है दुश्मन कीट का तो वो नहीं दिखे। दूसरा उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं, अगर थिकनेस नहीं है मतलब वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसे इंसेक्ट तो नहीं आएगा, और थिकनेस ज़्यादा है तो अंदर से कीड़ा बाहर नहीं निकल पाएगा, तो मीडियम मतलब हाई इंच मोटाई का ही लेते हैं। ठीक है, अंदर से कीड़ा बाहर निकल नहीं पाएगा, इसको थोड़ा समझाएंगे।
जी, जैसे अगर ज़्यादा थिकनेस है तो अब ठंड का मौसम आ रहा है, टेम्परेचर नहीं होगा तो वो फटे अंदर जो ब्लड है, खाना पीना तो कीड़ा छोड़ दिया, जो बच्चा देना शुरू किया तो थोड़ा बड़ा कीड़ा निकलेगा और सूख जाएगा अंदर, बाहर नहीं आएगा टाइम से। तो वो ब्रूड में वो कीड़ा उसमें हाइबरनेट किया रहता है। हाँ, अच्छा, 21 दिन तक निकलते रहते हैं वो बच्चे। होता है ना कि जो मेल फीमेल इंसेक्ट है, एक बार जो निकलना शुरू होता है उसी समय उसको कट किया जाता है। हाँ, जैसे और वो हाँ, बच्चा निकलना शुरू किया, उसका हाँ, जहाँ कट किया उसको ब्रूड बोलते जी। और उसका बच्चा निकलता। तो अगर वो मोटा है मतलब वहाँ पहला चीज तो उसको मोटा होना पड़ेगा। अगर मोटा नहीं है मतलब रेजिन नहीं बना है, दैट मींस वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है। हमने पहले ही बताया कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही रेजिन कंटेंट बनता है। हमको मोटा चाहिए, लेकिन हमको उससे कीड़ा चाहिए कि ला चाहिए डिसाइड करना है। ओके, कीड़ा चाहिए होगा तो हमको बहुत ज्यादा मोटा मोटा लात देखने तो सुंदर लगेगा, हमको रेजिन मिल जाएगा, बट इंसेक्ट जो अंदर बैठा हुआ है वहाँ बाहर नहीं निकल पाएगा, मतलब उतना हमारा उतना काउंटिंग में नहीं आ पाएगा, निकलेगा थोड़ा, उतना नहीं निकल पाएगा, टाइम लगेगा, उसको टेम्परेचर वहाँ जाएगा, उसको मैच्योरिटी उसमें से तो छोटे छोटे इंसेक्ट निकलेंगे। टॉलरेंस का क्या सही होता है? बहुत ही छोटा। बहुत छोटा, बहुत छोटा। और वो मदर इंसेक्ट उसी में रह जाता है। हाँ, मदर से मर जाता है। हम लोग वैसे बोलते हैं कि 3.5 बीज हुए हैं, जंगली सुअर, भैंसा जंगली और गहुमन साहब। छोटा बच्चा भी तुम्हारा खड़ा हो जाएगा और आदर श्री रामचंद्र जी को गिनते हैं। ये चौथा वीर है, एक बार बैठ गया था मार दीजिएगा तभी मरेगा, हिलेगा नहीं वहां से, वही रहेगा। वही रहेगा। इसीलिए इसका कल्टीवेशन का सबसे बड़ा फैक्टर जो लैग कल्टीवेशन में तीन हमारा फैक्टर है, वो तीनों जैसे हमारा जो होस्ट ट्री है, इंसेक्ट है और प्रीडेटर्स है, तीनों लाइव है, तीनों का लाइफ साइकिल है, तीनों में जीवन है, सबका ग्रोथ है। तो सबको समझना पड़ेगा कि पेड़ को हम कब काटें तो मेरे सूटेबल सूट्स आएंगे, अगर डोरमेंट फेज में काट देंगे तो सूट्स छोटे छोटे आएंगे। तो पेड़ का प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे अगर काटेंगे, जो हमारा ऊपर की तरफ बढ़ता है बस गर्मी के सीजन में, तो अच्छा सूट मिलेगा। अगर हम बरसात या ठंडा में काटेंगे, जैसे गुलाब का काटते हैं तो उनको झाड़ीनुमा चाहिए, तो ठंडा में काटेंगे, तो पेड़ का जो हमारा फिजियोलॉजी उसके हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। हमारा लाइफ साइकिल, लैग इंसेक्ट का लाइफ साइकिल और प्रीडेटर का लाइफ साइकिल दोनों इंसेक्ट है, और हम लोग मैनेजमेंट जब करेंगे, प्रीडेटर का मैनेजमेंट करेंगे, तो अगर हम दवा छिड़क रहे हैं तो मेरा लैग इंसेक्ट नहीं मरे, ऐसा टाइम पर छिड़कना है। और वो चीज अगर नहीं समझे, गलत टाइम पे देंगे तो क्या होगा कि जो प्रीडेटर का लाइफ साइकिल वो प्यूपेट कर गया या एक लेन में है और उस समय मेरा मोल्टिंग फेज चल रहा है, तो लैग इंसेक्ट मर जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा कि हमको जो शेड्यूलिंग किया जाता है, शेड्यूलिंग में वो लाइफ साइकिल का वैल्यू है कि हम कब दवा छिड़के या नहीं छिड़के। फीमेल इंसेक्ट्स जो है वो उसका नेचुरल डेथ हो जाता है, जैसे नेचुरल डेथ, जैसे वो फर्टिलाइजेशन में बच्चा निकलना शुरू होगा, वो प्रेडेटर जो डैमेज कर सकता है, जो बाहर से खा रहा है, जो बाहर से इंसेक्ट को खा रहा है, अच्छा, उसको वो predator। predators। और जो उसके अंदर पेट में पैरासाइट्स भी हैं, अच्छा, वो भी है। वो भी है, इंसेक्ट को खा सकता है। जो पेट में है और क्रॉप के होने के पहले 2 महीने के बाद ही वो निकल के वो मक्खी बन के। तो बर्ड भी प्रेडेटर्स हो सकते हैं। हाँ, बर्ड्स वगैरह भी- बर्ड है, गिलहरी है, गिलहरी है, सब बंदर है, बंदर तोड़ के बंदर, लेकिन बंदर लाख को नहीं खाता कीड़ा को, बंदर फेंक देता है। मैं नहीं बता रहा, जो प्रीडेटर है यूलेमा, वो से जो चावल में पिल्लू वो देखे ना सर, पिल्लू ऐसे उजला और काला पिल्लू है, वो पिल्लू को खाने के लिए तोड़ के बर्बाद करता है। तो जहाँ भी बोले बंदर है नहीं खेती करेंगे तो वहां पर जाओ, जैसे अभी हम नावा मंडी में गए तो बंदर तंग करता है, हमने क्यों, तो हमने कि देखिए आप ऐसे काम कीजिए, बंदर उसमें कीड़ा नहीं रहेगा तो बंदर नहीं तोड़ेगा, तो आप उसमें उसको कंट्रोल कीजिए, या तो जूट को ट्रीट करके डालिए, वहाँ ट्रीटमेंट जो जरूरत है उसमें ट्रीटमेंट दीजिए, तो वो ब्रूड वहाँ पे सही रहेगा, तो उसे रोग नहीं रहेगा। और यहाँ प्रैक्टिस है गुमला, चाईबासा और सिमडेगा में कि एक ही पेड़ के 5 साइकिल तक करते हैं। अच्छा, तो ऐसे जगहों पे ज्यादा 3-4 साइकिल के बाद ना क्रॉप फेलियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही पेड़ पे कंटिन्यू जो इन्फेस्टेशन पैरासाइट्स का उसके पेट में है, उसका पॉपुलेशन बढ़ जाता है। तो एक ही बार क्या होगा, 2 महीने तक सफेद बहुत अच्छा लाद दिख रहा है, और लाद दिखते लेके अचानक उसमें से टीपी और टीटी करके 2 मेजर पैरासाइट से टेकाटीफेरस टेकाटी और पुरपुरियस
वो अचानक पेट फाड़ के निकल जाता है। हम लोग इसको ब्रूड को केज करके डब्बा में देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर से, कभी मक्खी निकल रही है, कभी तितली निकल रही है, तो पता चल जाता है कि क्या क्या इन्फेस्टेशन उसके अंदर है। और हम लोग जब भी लाता देखेंगे तो लार में लार इंसेक्ट का जो लैक सिक्रेशन होता है उसके सलाइव जो सेलेवरी ग्लैंड है उससे होता है। और अगर आप देखेंगे तो माउथ सूट के अंदर है, बाहर की तरफ 3 मेजर ओपनिंग दिखता है, 2 ब्रोंकिया है और एक एनल ओपनिंग है, जिससे कंटिन्यूअस बैक सिक्रेशन होता है। क्योंकि जो रेजिन अगर निकल रहा है एयर के कांटेक्ट में आके हार्ड हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगा। दैट मीन्स जब तक वैक्स सिक्रेट कर रहा है तो इससे मानना चाहिए कि लाइव इंसेक्ट लाइव है। अगर उसका सफेदी बंद हो गया मतलब इंसेक्ट खत्म हो गया। एडल का साइज क्या होता है? एडल का साइज जो है, साइजेस क्या डिफर वैरी करता है कि साइज इंसेक्ट का बहुत ज्यादा वैरी नहीं करता है, लगभग एक जैसा होता है, कुछ इंसेक्ट लगभग ऐसा। अब सबसे शुरुआती दौर में आप बोलेंगे कि बहुत राई का चौथाई पार्ट, राई का चौथाई पार्ट सर। हाँ सर, पॉज करें। तो सेकेंड जो है, जो हमारे पास पेड़ आ गया, ब्रूड आ गया, और हमारे पास जो हमारे कल्टीवेटर हैं वो भी चाहिए। अपने आप तो होगा नहीं, तो हमको एक सही बेनिफिशियरी कि पौधा पे इनोकुलेट किया और वो दिल्ली चला गया तो खेती तो नहीं होगी। तो इसलिए एक हमारा जो हमारा बेनिफिशियरी का सिलेक्शन भी सही होना चाहिए। तो हमें ये 3 चीज पे मेजर फोकस करना चाहिए अगर अपना कर रहे हैं। सेकेंड, जब हमारा ये सब कुछ हो गया तो पहला पार्ट होता है कि हमारा प्रूनिंग होना चाहिए। होस्ट अगर है तो होस्ट को प्रून नहीं करेंगे, खेत को तैयार करना जरूरी है, तो हम लोग प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग के साथ साथ हमने इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर एक ही बार सभी पेड़ का प्रूनिंग कर दें तो साइकिल मेंटेन नहीं होगा। एक हार्वेस्ट हुआ तो फिर अगला लगाने के लिए कुछ में 1.5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 1.5 साल फिर बीज को कहाँ रखिए कीड़ा को। इसलिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक, इसको कूपे सिस्टम, खंड प्रणाली अलग अलग, कुछ को अभी काटा, कुछ को उसके बाद काटा, कि एक का हार्वेस्ट किया तो दूसरा पेड़ रेडी मिले हमको। इसको हम लोग कूपे सिस्टम में देखते हैं नॉर्मली। इसका सिस्टम डिटेल है, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, बोलेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है प्रूनिंग, ठीक है, दीमक से बचाना, प्रोटेक्शन ऑफ टर्माइट्स, उसके अलावा थाला निर्माण जिसको फूड मटेरियल देना है पेड़ को, और नंबरिंग कोडिंग मैनेजमेंट का पार्ट है। इसको हम लोग होस्ट ट्री मैनेजमेंट में रखते हैं। मेन ये पहला जो होस्ट ट्री है उसका मैनेजमेंट का पार्ट है। प्रूनिंग हो गया तो उसके बाद हमारा क्या आएगा, इनोकुलेशन। अब इनोकुलेशन का तकनीक में अंतर है। जैसे अभी हम लोग पलाश के पेड़ पे ला चढ़ाएंगे तो आने वाला टाइम कैसा है, आने वाला टाइम पतझड़ का है, कंफर्म है। तो इंसेक्ट क्या करेगा, सुटेबल, सबसे सुटेबल क्या है, पत्ता का ढेकुआ जो डंठल होता है ना उस पे जाके बैठ जाएगा और पतझड़ में सब जमीन पे आ जाएगा। अभी तो 3 महीना अच्छा दिखेगा तो आप खुश रहेंगे, क्रॉप अच्छा है, लेकिन वो नीचे आ जाएगा तो क्रॉप खत्म। इसलिए इनोकुलेशन के टाइम पे हम लोग जिस रास्ते पे चल रहा है कीड़ा को, उसका पत्ता को तोड़ देना है और ऊपर का 2-3 पत्ता ही छोड़ना है, नहीं तो हमारा जितना भी इनोकुलेशन हुआ सब बर्बाद हो जाएगा। और ये ज्यादातर जगह ऐसी तरह दिक्कत आता है, किसान लाभ बांध दिया और छोड़ दिया, ठीक है। तो ये हम इनोकुलेशन में जो साइंटिफिकली देखते हैं तो ये काम। उसी तरह ठंडा, जैसे जनवरी फरवरी में ठंडा का मौसम, पेड़ का मेन स्ट्रीम के अगल बगल डाली में बांधेंगे तो वहां सनलाइट नहीं जाएगा, धूप नहीं जाएगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होने से जो बॉडी फ्लूइड, मदर ट्यूमर की बॉडी फ्लूइड जम जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा और उसके चलते इमरजेंस सही नहीं होगा। इसलिए आउटर, बाहरी पार्ट लगाना। और हमको इन्वायरमेंट को देखना है कि उस समय टेम्परेचर क्या, उत्तरायण होते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन में ही इनोकुलेशन करना चाहिए। क्यों,
कि जो सन का डायरेक्शन नॉर्थ होके ही वेस्ट में जाएगा, तो उधर से धूप, या तो नॉर्थ ईस्ट नहीं समझ आ रहा, इधर धूप पड़ रहा हो उधर बांधिए। दूसरा बात क्या है कि आने वाला टाइम फिर समर साइकिल में सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है झारखंड में, महुआ चुनने के लिए पत्ता इकट्ठा करके आग लगा दे रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हैं हम लोग निचला पेड़ का 3 हिस्सा में बांट लिया जाए कुसुम के पेड़ को, तो बीच के हिस्सा में इनकुलेशन करना चाहिए। क्या होगा जब पार्शियल हार्वेस्टिंग करेंगे जून जुलाई में, तो ऊपर जो छोड़ेंगे नीचे छोड़ेंगे, नीचे छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ बढ़ेगा, ऊपर छोड़ेंगे तो ऊपर। तो रेनी सीजन में जो कुसुम के पेड़ पे अगर क्रॉप को देखते हैं कि जो प्रीडेटर का फ्लाइंग जोन उतना ऊंचा नहीं है, जो बटरफ्लाई है उतना ऊपर तक नहीं जाती है, तो ऊपर इन्फेस्टेशन नहीं होता और फंगल ग्रोथ भी नहीं होता क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल कम होता है, ऊपर से तेज बारिश होने से सब गंदगी झड़ जाता है। तो इसलिए ये टेक्निक आप मिड पोर्शन में ही इनोकुलेशन समर में कीजिए, जिससे कि आपका दोनों साइकिल में अच्छा प्रोडक्टिविटी मिल सके। तो ये क्योंकि What do you use in inoculation? Chemical that's being used. Chemicals करते हैं use. नहीं Inoculation नहीं होगा। ये जो ब्रूड लैग बोला है, ब्रूड लैग दैट मींस इनसे लकड़ी में कीड़ा बैठा है, जब वो बच्चा देने लगा तो लकड़ी के साथ ही वहां पर बांधना। अच्छा। उस बांधने के क्रम इनोकुलेशन में हम लोग जो या तो इसका केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे प्रीडेटर्स हैं पैरासाइट्स उसको कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो केजिंग का काम करते हैं। नायलॉन नेट एक आता है 60 मीटर्स का, जिसके अंदर इसको पैक कर देंगे, इससे केवल लैग इंसेक्ट ही बाहर आएगा और बाकी अंदर ही केज कर जाए। और तीसरा बायोलॉजिकल कंट्रोल है, फेरोमोन में एक कार्ड आता है इंसेक्ट, जिसको हम लोग बांधते हैं, उससे इंसेक्ट निकलेगा, फेरोफेन कार्ड बोलते हैं, तो उसमें जाके वो वहाँ पे वो पैरासाइट्स को खा जाएगा बायोलॉजिकल। लेकिन वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में होता है, फील्ड लेवल पे पॉसिबल नहीं। पॉसिबल या तो केमिकल कंट्रोल, और केमिकल कंट्रोल में एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और हैंडी होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ज़्यादा केमिकल कर देंगे तो दिक्कत आएगा, इसलिए ज़्यादातर नायलॉन नेट का यूज़ करने के लिए बोला जाता है। उससे क्या होता है, खास करके ये जो बरसात के बाद का जो ब्रूड लैग आया, तो बर्दाश्त डिजीज प्रोन पीरियड है, तो इससे जो भी ब्रूड आएगा उसमें प्रीडेटर्स का इन्फेस्टेशन होना ही होना है, तो उसको हम लोग केज कर देंगे। तो जनवरी फरवरी में या अक्टूबर नवंबर जो इनोकुलेशन करते हैं तो नायलॉन नेट में डाल के ही करते हैं कि आगे वो फिर मल्टीप्लाई नहीं करे। इनोकुलेशन में इन चीजों को ध्यान रखें। इनोकुलेशन के बाद हम लोग रोटेशन करते हैं। नायलॉन नेट जो आप बोल रहे हैं मच्छरदानी कई पॉट से कर देते हैं, कैसे करते हैं? हाँ, उनमें मच्छरदानी एक नेट का साइज है कि 60 मेस, उससे बड़ा होगा तो दिक्कत, छोटा होगा तो दिक्कत। छोटा होगा तो लैग इंसेक्ट भी अंदर रह जाएगा, बड़ा होगा तो वो भी बाहर आ जाएगा, जो प्रीडेटर है। तो वो ऐसा 60 मेस का नायलॉन नेट आता है। और अगर किसान अपने लेवल पर, वो भी एक वैल्यू एडिशन का पार्ट है, महिलाएं सीखती हैं तो 2-2.5 रुपया पड़ता है, मार्केट में 5 से 6 रुपया बिक्री चलता है। 10.5 बाई 4.5 का पॉकेट बनता है, 3 तरफ से बंद, एक तरफ से खुला हुआ रहता है, जिसमें हम लोग बीज डालते हैं। यहाँ प्रूनिंग में हम लोग एक बात ध्यान रखते हैं कि जितना जगह पेड़ को काटने का तरीका, काटने में एक चीज की है, अंगूठा इतना मोटा 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर से ज्यादा मोटा डाली को नहीं काटना है, और एक जितना मोटा है तो 1 फीट ऊपर से काटना है। उससे पतला वाले को जड़ से और मोटा वाले को जितना नजदीक पहुंच सके पतला तक पहुंचना है। ज्यादा मोटा काटेंगे तो मोटा टहनी आएगा, देरी से आएगा। पतला वाला को छोड़ देंगे तो लगाने के टाइम ज्यादा मोटा हो जाएगा, इसलिए इसका ध्यान रखते हैं। और जब हम लोग क्रॉप का ये बात करते हैं कि प्रूनिंग के बाद जो रिकॉर्ड करने का, हमने कितने जगह प्रून किया है, कितना पॉइंट पे कटिंग किया है, ये नोट करना। दैट इज ए रकबा, मेरा जो फील्ड है उसमें कितना है, इसे खेत में एकड़ बोलते हैं, इसमें प्रून पॉइंट बोलेंगे। तो जो भी रिसर्च में देखा गया अनुसंधान में कि एक प्रून पॉइंट से 1 मीटर टहनी लैग इंसेक्ट के लिए सूटेबल सूट्स आते हैं। तो मेरे पेड़ ये कौन से होस्ट के लिए आप बोल रहे हैं? सारे के लिए? सारे होस्ट के लिए। एक प्रून पॉइंट में 1.5 साल के बाद कुसुम में भी 1 मीटर आएगा, बैर में 6 महीने के बाद, पलाश में 6 महीने के बाद। तो ये प्रून पॉइंट काउंट रहने से हमको 2 चीज मिली कि मुझे वुड की कितनी रिक्वायरमेंट है और मेरा कितना आउटपुट आएगा, ये आसान हो जाता है और उसका मार्केटिंग इजी हो जाता है। तो प्रून पॉइंट याद रखना
हमारा रकबा है, पेड़ छोटा बड़ा हो सकता है, प्रून पॉइंट जितना होगा उसी हिसाब से उसका रोटेशन हमने बांधा। नॉर्मली 5 प्रून पॉइंट पे कुसुम में 100 ग्राम का बंडल बांधते, 5 जगह काटा था तो एक बंडल यहाँ बांधा कि होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन हो सब जगह, इंडिविजुअल और लेबर कॉस्ट भी कम लगे। 5 जगह बांधने की जगह एक ही जगह बांधा। पलाश में 50 ग्राम का बंडल बनाते हैं क्योंकि वहाँ रेट ऑफ ब्रूड लेग, क्योंकि जो पलाश का कीड़ा है, रंगीनी कीट है, वो स्कैटर्ड बैठता है, वो पर स्क्वायर सेंटीमीटर उसमें कम इंसेक्ट बैठते हैं, और ये उसमें डेंस बैठता है, पर स्क्वायर सेंटीमीटर ज्यादा कीड़े बैठते हैं, तो हमको उसमें बीज ज्यादा लेना पड़ेगा, उसमें कम देना पड़ेगा। 10 ग्राम लगता है रंगीनी में, उसमें 20 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर मीटर का लेंथ पे हम लोग सूट। तो हम लोग 5 मीटर है तो 100 ग्राम का बंडल, अब पलाश में 50 ग्राम का बंडल। ये बंडल होमोजीनियस, और हमने एक पेड़ में पलाश में 500 ग्राम से ज्यादा का, बड़ा पेड़ भी हो तो 500 ग्राम सफिशिएंट होता है। लेकिन 7 दिन के बाद हम देखते हैं कि जहां हमने बांधा था वहां सभी सूट में कीड़ा बैठ गया और मेरा ब्रूड का बंडल में भी कीड़ा चल रहा है, तो वहां रखने से कोई फायदा नहीं है। तो उसको खोल के दूसरे जगह पर बांधना, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बीज को करते हैं, ठीक है। इसका रेट क्या चलता है ब्रूड का? ब्रूड का रेट ऑलमोस्ट अभी तक जैसे क्राइसिस पीरियड होता है तो ऊपर से नॉर्मली जो स्क्रैप का रेट है उसी आसपास। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रूड बेचिए, तो ब्रूड में आपको 1 kg ब्रूड लेते हैं तो उसको जब स्क्रैप करेंगे उसके कीड़ा वाला निकलने के बाद तो 35% तक कुसुम में गिरा है, तो आप 35% ले रहे हैं और कच्चा छीलने में 50% रह जाता है क्योंकि ब्लड फ्लूइड है। तो यहाँ पर लकड़ी भी बिक जा रहा है, वही अगर 600 रुपये का रेट में बिका तो 600 रुपये केजी लकड़ी बिक गया। और लकड़ी छीलने के बाद बस जलावन में बहुत अच्छा जलता है, गैस की तरह जलता है, इससे जलावन में यूज होता है। तो कोशिश यही करना चाहिए, लेकिन सब कोई ब्रूड बेचेगा तो फिर ब्रूड खरीदेगा कौन? तो इसमें है फैक्टर्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर है। हाँ, ब्रूड के बायर्स कितने हैं? बायर्स एक्चुअली शॉर्ट टाइम पीरियड कम है ना, जब कीड़ा निकला उस समय डिमांड नहीं है। वो गवर्नमेंट एजेंसी जब हमारा इमरजेंसी हुआ उस समय हमको चाहिए ना। टोटल टाइम कितना मिलता है? 5 दिन 6 दिन? 1 सप्ताह रहता है। 1 सप्ताह टाइम मिलता है, उतना में बेच लेते हैं। जैसे क्या है, मैंने कभी क्रॉप लगाया, मेरा ऑलमोस्ट जो टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं कि हम लोग को 30 जनवरी से 1 वीक फरवरी तक नहीं। अगर जैसे पीएस, फॉरेस्ट, हास्कोलैंड, इन लोगों के चाहे छत्तीसगढ़ में कुछ संस्थानें काम करें, उनका ऑर्डर इस पीरियड में आ गया तो मैं दे पाऊंगा। ला रखते हुए भी इसके बाद आया या पहले आया तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ये बहुत क्रूशियल होता है। तो गुल्ले का मार्केटिंग, कच्चा माल भी हो, उसमें आपके पास फोरकास्टिंग से ही होना चाहिए, कितना दिन से निकल जाएगा, पहले से प्लानिंग होगा तभी मार्केटिंग। तो सब्जी बाजार जैसा हो गया, मतलब वेरी पेरिशेबल, मतलब हाँ, जैसे जब डिमांड, जैसे क्या प्रोजेक्ट में फंड आ रहा है, प्लानिंग कर रहे हैं लोग, जब ऑर्डर दे रहे हैं तब तक पता चला कि हमारा कीड़ा तो निकल अभी गया। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है जो स्पैन को इंक्रीज कर सके? बाय मेकिंग टेस्ट 1 मंथ ऐसा कुछ भी नहीं? टेक्नोलॉजी क्या है इसमें, हम लोग जो व्यापारी वर्ग है जो काम करता है ब्रूड लैग में, वो डिफरेंट डेमोग्राफी में अलग अलग, जैसे क्या है, हमको मालूम है कि हमको पूरा 1.5 महीना तक बिजनेस करना है ब्रूड लैग का, तो हम एक लोकेशन में हम लोग कल्टिवेशन नहीं करेंगे, ठंडा वाला इलाका में भी करेंगे, इधर भी करेंगे, स्कैटर्ड करेंगे। जैसे अंगड़ा में लगाया तो मालूम है कि इधर वाला नहीं पकड़ाएगा तो वो सीजन में तो बिक जाएगा, वो वाला माल बिक जाएगा। तो ये प्लानिंग का पार्ट हो जाएगा, हम कहाँ कहाँ करेंगे। ऐसा कोई फ्रीजिंग या स्ट्रक्चर कुछ डिले नहीं करता? तो कैचिंग ब्रूड सेल इज अ इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग टास्क। ब्रूड बेच लेना मतलब उड़ते पंछी को पकड़ने जैसा है। अब ब्रूड का टाइम बीत भी गया तो उसके बाद हमारे पास माल तो प्रोड्यूस तो तैयार हो गया। हाँ, तो इसीलिए हम लोग पहले बोलते हैं अगर ब्रूड बिकता है आप कच्चा मत स्क्रैप, हरी लाभ के लिए एकदम डिनाई करते हैं, रंगीनी में करते हैं, क्योंकि समर में हम लोग पेड़ को ही बचाना है, इससे रंगीनी नहीं। कुसमी में पहला ब्रूड नहीं बिकता है तो आप इनोकुलेट कीजिए, जितना भी अदर होस्ट में भी कीजिए, सफला में भी कर सकते हैं, सागवान में भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, यील्ड कम आएगा बट आपका इंसेक्ट कुछ ना कुछ दे के जाएगा, चेंज और आपका स्क्रैप वैल्यू तो मिल ही जाएगा पूरा का पूरा। तो इसको करना है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आता है कि स्कैटर्ड जो होस्ट है उनका कंट्रोल से बाहर होता है, चोरी होने का डर है,
तो इसके चलते दिक्कत आता है। उसमें भी प्रैक्टिसेस बहुत है, जैसे पलामू में जितने भी पेड़ हैं उन लोग क्या करते हैं कि अलकुसी कांच को बांध लगा देते हैं पेड़ के नीचे। क्या अलकुसी जो खुजली होता है, इसका सीड बहुत अच्छा इनफर्टिलिटी के लिए यूज होता है, आयुर्वेदिक कांच सीड बोलते हैं। कांच का यूज इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा यूज, होस्ट प्रोटेक्शन भी हो गया और एक क्रॉप भी आ गया कांच, उसका बीज अच्छा दाम बिकता है, 100 रुपए किलो। कड़ी पौधा क्या बोलते हैं वो पूरे घोषणा नहीं गया। इसके बाद ये रोटेशन करने के बाद हम लोग जो फूकी रिमूवल बोलते हैं, फूकी दैट मीन्स जब मेरा ब्रूड से इंसेक्ट बाहर चला गया, जो रेसिडुअल पार्ट है दैट इज कॉल्ड फूकी। फूकी में क्या क्या है, स्टिक है, रेजिन है, इम्प्योरिटीज है, तीनों चीज है। सो इम्प्योरिटी ब्रूड लेग में इंसेक्ट भी है, यहाँ से इंसेक्ट चला गया तो फूकी बन गया, तो फूकी हम लोग रिकवरी होता है। तो लैग कल्टीवेशन में अगर इन्वेस्टमेंट रेसिडुअल हो गई ना, फुकी हो गया। हाँ, रेसिडुअल जो है इसमें स्क्रैपिंग करेंगे, अब इसको स्क्रैप करेंगे, फिर लकड़ी को हटा देंगे तो बच जाएगा इम्प्योरिटीज और रेजिन। और जब उसको वॉश करेंगे तो केवल रेजिन, दैट इज कॉल्ड चोरी। चोरी का भी नोमेनक्लेचर अलग है, लोग उसकी अच्छाई से जानते हैं और सीड लेग का जो नोमेनक्लेचर है उसकी बुराई से जानते हैं। उसमें कितना इम्प्योरिटीज है, 2%, 3%, 5%। बाजार में जाएंगे तो 2% सीड लेग, 5% सीड लेग और 3% सीड लेग, ये 3 मेजर सीड लेग का टाइप मिलेगा। तो ज्यादा धुलाई होगा तो उसमें यील्ड कम आएगा, कम धुलाई होगा ज्यादा आएगा। तो इम्प्योरिटीज कितना है उससे उसको फोकस करें। सीड लेग इज चौरी, मतलब सीड लेग इन द फाइनल रेजिन जो बचा है, प्राइमरी रेजिन, फाइनल रेजिन में शुरुआत में रेजिन हमको मिला धुला के, सबसे पहला फाइन प्रोडक्ट में चौरी, इसमें 2% प्योर है, प्योरेस्ट फॉर्म। अब इसको और प्योर करने के लिए चपड़ा बनाते हैं, बटन लेग करते हैं। तो अब जैसे चौरी लेना, आजकल व्यापारी चौरी लेना पसंद करता है, बटन में अल्ट्रेशन होता है, पाइन गम का, पाइन रोजन जो होता है उसका अल्ट्रेशन होता है, पता नहीं चलता है, वो 100 रुपए किलो या 500 रुपए किलो मर हो जाता है। तो ये सब प्रोसेसिंग पार्ट में बटन को वो सीलिंग वैक्स आता है, सीलिंग वैक्स सरकार के सील लेके ताला लगे चपड़ा। उसके बाद हम लोग स्प्रेइंग, जो भी दवा का स्प्रेइंग है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 बार दवा का छिड़काव करते हैं। और डिफरेंट टाइम है, अलग अलग साइकिल के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम है। नॉर्मली 30 के मल्टीपल, जो प्रीडेटर है हमारा उसका लाइफ साइकिल 62 डेज का है, इसलिए हर 30 डेज में वो लार्वा स्टेज में रहता है। बिकॉज ऑफ दैट ये प्लानिंग जो किया है कि 30 डेज के में मल्टीपल में जो बच गया अगला 30 डेज में कंट्रोल होगा। और ये 30 डेज का रेजिम में अगर हम लोग लाइफ साइकिल देखें लैक इंसेक्ट का, तो मॉल्टिंग फेज उस बीच में नहीं पड़ता है। तो मॉल्टिंग फेज में अगर यही पे दिक्कत क्या होता है, किसान हम लोग 30 डेज बोले, मेहमानी चल गया, कुछ काम में फंस गया और जाके 34 डेज में स्प्रेइंग कर दिया, दैट इज ए फर्स्ट सेकेंड मोल्टिंग फेज है उसका। और उस समय वो क्या हो जाएगा, इंसेक्ट का मोल्टिंग। हाँ, हमारा इंसेक्ट तो हमारा वो जो प्रीडेटर था वो डोरमेंट पे प्यूपा वाले पिपेट कर गया और दवा छिड़का गया लैक इंसेक्ट। और उसके बाद बोले कि आपका आप दवा छिड़की, लाभ खराब हो गया, दवा का गलती होगी। इसका टोटल लाइफ साइकिल लैक इंसेक्ट का कितना होगा? लैक इंसेक्ट का अलग अलग, चारों क्रॉप का साइकिल अलग अलग। मैंने लिखा लाइफ साइकिल में कि ये ह्यूमिडिटी सेंसिटिव इंसेक्ट है, जो अभी जून जुलाई में बच्चा दिया था 4 महीना, और अभी जो लगा अक्टूबर नवंबर में वो 8 महीने के बाद बच्चा देगा। उसी तरह जनवरी फरवरी में 5.5 महीने। अभी हम लोग आप एक शेयर किए हैं आपको, उसमें लाइफ साइकिल लिखा मोल्टिंग फेज, उसमें लिखा हो कितना दिन बाद कौन सा फेज है। तो आप देखेंगे कि जो क्रॉप साइकिल है 150 to 180 डेज जगह जगह पे वो जेठवी का, और जब अगहनी का बात है तो 180 से 210 7 महीने तक भी चलता। और रंगीनी में 240 से 245 दिन और 120 से 125 दिन, इतना का डिफरेंस है। तो इसलिए मतलब और कोई भी इंसेक्ट में इतना डिफरेंस नहीं है कि एक साइकिल इतना होगा, ठीक डबल का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको उसी हिसाब से उसका सब काम जल्दी होगा, 4 महीने वाला
पहला मोल्ड, दूसरा मोल्ड, थर्ड मोल्ड, मेन इमरजेंसी, सब कुछ जल्दी जल्दी। और लंबा वाला साइकिल है उसमें सब डिलेड होगा। साइकिल के हिसाब से सबका अलग अलग जो डेवलपमेंट फेजेस है अलग अलग। स्प्रेइंग करने के बाद 7th में हम लोग एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन कि कितना मेरा हुआ, जैसे मैंने 10 जगह बांधा था बंडल, कितने कितने ग्राम का, 100 ग्राम का। तो 10 जगह बांधा मतलब 100 मीटर टहनी है, 10 गुना 5, 50 मीटर पे इनोकुलेट हुआ। तो हम जब पेड़ के पास जाएंगे तो पता चलेगा कि हम 10 जगह बांधे थे, 2 जगह ला अच्छा नहीं है, 8 जगह है। तो 8 गुना 5 40 मीटर पे है, और 1 मीटर सैंपल साइज का उसमें मुझे, जिसको नहीं मालूम है वो सैंपल साइज वजन कर लेगा, और नहीं तो हम लोग उसको 200 ग्राम है कुसमी में, तो 200 गुना 40 आपका 8 kg आ जाएगा। 40 टाइम्स, हाँ 40 टाइम्स 40 मीटर है। तो हम लोग एस्टिमेट करने का कि किसान को 1 महीना पहले पता है। एस्टिमेशन कब करना है, जब हम लोग हरी फसल काटते हैं ना, उसी समय करना है, क्योंकि रेजिन बन गया, अब तो जितना वजन होना था वो तो वजन हो चुका है, उसी टाइम पे कर लेंगे। तो 1 महीना का टाइम मिलेगा मार्केट करने के लिए, अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। मेरे पास ब्रूड है, हमको बेचना है, एक संस्था से, ब्लॉक से जो काम कर रहे हैं उनसे बोलेगा तभी मार्केट हो पाएगा। तो ये प्लानिंग का पार्ट है, उसमें करेंगे। और लास्ट में हार्वेस्टिंग का, कि कब हार्वेस्ट करना है। ब्रूड लेग को बात करें तो ब्रूड लेग बच्चा देने के पहले कुछ सिम्टम डेवलप होता है क्रॉप में। अगर उसके ऊपर का जो इरप्शन है, उसमें इंक्रस्टेशन है, उसमें क्रैक्स आ गए, फट गया, दरार पड़ने लगेगा, दैट मीन्स अगला 5 से 6 दिन में उसमें से इंसेक्ट आएगा। बच्चा देने के पहले बच्चा अपना शरीर को सिकुड़ती है फीमेल, तो क्या होगा, ऊपर का लेयर येलो होता है, लाह का रंग येलो होता है, बैकग्राउंड में लाल रंग की कीड़ा इंसेक्ट है, इसलिए लाल दिखता है। जैसे ही वो सिकुड़ेगा तो जो ट्रांसपेरेंसी होगा तो येलो स्पॉट्स दिखेंगे। येलो स्पॉट आया मतलब अगला 1 वीक के अंदर ही इसमें से इमरजेंस शुरू हो जाएगा। थर्ड, जो खाना पीना कम कर दिया 1 महीने पहले इंसेक्ट ने, तो जो वैक्स सिक्रेशन स्लो डाउन हो जाएगा, और एक के ऊपर एक चिपकते हुए बुढ़िया का बाल जैसा लंबा लंबा, जो अभी गुच्छा में दिख रहा था मोम वैक्स, वो लंबा लंबा दिखने लगेगा। इसके अलावा अंदर जो ब्लड बॉडी फ्लूइड है वो गाढ़ा हो जाएगा नेल पॉलिश की तरह, और उसको जब छुएंगे तो रवादार, उसका अंडा आ जाएगा ना, रवादार लगेगा। नहीं भी तो पानी के बोतल में उसको हिला के देखेंगे तो पूरा अंडा तैरते हुए जाएगा। मतलब 5 डेज और आपको लगेगा। और ज़्यादा अच्छे से जानना है तो मैं उसका स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में अलग अलग 9 स्टेजेस हैं, उसमें हम बता सकते हैं कि नहीं मतलब बता रहे हैं लोग हार्वेस्टिंग का। ये हार्वेस्टिंग में एक चीज़ है कि हम लोग कभी भी हार्वेस्टिंग खास करके पलाश और कुसुम में हमें दौली का प्रयोग नहीं करते हैं, कच्चा कैंची का प्रयोग करते हैं, झड़ता है बहुत, पेंट डाली छोड़ देते लॉसेज होते हैं, तो कैंची का प्रयोग करते हैं, सीकेचर का, उससे झड़ेगा। और बहुत सारा चीज छूट गया कि प्रूनिंग में क्या क्या ध्यान देना है, वैल्यू में ये बेसिक चीज़ है। इसलिए पानी चाहिए नहीं अगर बीज हम 1 kg लेते हैं कुसमी में कुसुम 1 kg ले रहे हैं, अगर कुसुम होस्ट का है तो इसमें से 350 ग्राम छिला या इसको स्टिक लैग बोलते हैं। अगर 1 kg ब्रूड लैग लेते हैं तो अगर उसको स्क्रैप करा, अब 1 kg मतलब स्टैंडर्ड मान लेते हैं, नहीं तो मान 1 kg में लकड़ी या थोड़ा सा अगला कहीं लगा हुआ है तो उसको तो नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड जो आता है उसमें ये लीड आता है कि उसका जो ये इतना छिला हुआ लाभ मिलेगा, बाकी लकड़ी और जो मॉइस्चर है इंसेक्ट चला गया। अगर यही बैर का है, यही बीज जो ब्रूड लैग ले रहे हैं, इसमें 300 ग्राम आएगा, उससे लकड़ी का कंटेंट ज्यादा होगा। ठीक है, अगर होस्ट हमारा बैर है तो उसमें हमारा फूकी कम है, स्क्रैप कम आएगा और इसमें ज्यादा है। अगर हम अब देख रहे हैं स्टिक लैग, अगर स्टिक लैग 1 kg है, इसको वॉश करेंगे, धुलाई करेंगे
तो यहाँ पे हमको क्या क्या बाहर चला गया, बीज के अंदर क्या क्या था वहां पर, इम्प्योरिटी। इंसेक्ट, बीज में इंसेक्ट था ना, हाँ। सूट्स थे और इम्प्यूरिटीज था और प्लस रेजिन था। इसमें से हम लोग इंसेक्ट को निकाल दिए, ठीक है, तो ये चीज मिल गया, छिला हुआ स्टिक लाइक मिल गया। और यहाँ पर हम लोग स्टिक को भी निकाल दिए, तो हमको स्टिक को निकाल दिए ना, यहाँ से स्टिक निकाल दिए, स्टिक आ गया, स्टिक हटा दिया, स्टिक से जो मिला। और जब इसमें से हम लोग इम्प्यूरिटीज को हटा देंगे तो ये आएगा 1 kg में कुसुमी जो है, कुसुमी का हम लोग बात करने की, जेट भी सब में अलग अलग आता है। छः 620 से 650 ग्राम, अगरनी में ये 650 से 700 ग्राम, रंगीनी में, बैसाखी में 500 से 550 ग्राम, और कपकी में 400 से 450 ग्राम। मतलब 1 kg जब हमने ब्रूड लिया था, स्टिक लैग लिया, तो ये उसमें कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये मैंने कुछ में लिखा, अगर एक पलाश का रहता तो 200 ग्राम होता। रंगीनी में अगर हम बीज 1 किलो लिए हैं तो स्क्रैप कितना मिलेगा, फूंकी कितना मिलेगा, छील छाल के, तो आपको 150 से 200 ग्राम से ज्यादा नहीं, किसमें प्लस पलाश। तो ऐसा क्यों? उसमें रेजिन कंटेंट कम रहता है, रेजिन ही हम ले रहे हैं तो उसमें वेट कम होगा, लकड़ी ज़्यादा रहेगा, लकड़ी में मॉइस्चर ज़्यादा होता है पलाश का, इसलिए वेट दिखता है। लेकिन जब मॉइस्चर सूख जाएगा लकड़ी तो लॉस होगा। दूसरा बात क्या है कि हम लोग देखेंगे अगर तो क्रॉप में अगर बात करें कि ये पैसे रुपए का, तो बैसाखी बहुत अच्छा रेजिन मिलता है, क्योंकि ड्राई सीजन में ना बॉडी फ्लूइड कम रहता है, तो बैसाखी में अच्छा यील्ड मिलता है, व्यापार में भी अच्छा रेट मिलता है उसका। दूसरा चीज कि लाभ में सबकी विस्कोसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पर रेट मिलता है, तो क्योंकि उसमें विस्कोसिटी इसका ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें अभी बहुत छोटा 4 महीना में उतना तैयार नहीं हो पाता है रेजिन का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए इसका रेट सही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग हार्वेस्टिंग साइकिल जो नॉर्मली अप्रैल महीना में बैसाखी क्रॉप और लीन पीरियड है, किसान खाली रहता है तो उसी से घर में बैठ के छिलाई करता है। तो ये जो रंगीनी क्रॉप है ना, अभी अक्टूबर लीन पीरियड है, उतना काम नहीं है खेती बाड़ी का, और अप्रैल लीन पीरियड है, उतना काम नहीं है खेती बाड़ी का, तो इस समय उनके लिए सबसे सूटेबल था, इसीलिए ज़्यादा होता था। कुसमी में क्या है कि यील्ड तो जाता है, बट वहाँ पर बहुत कंपटीशन है एग्रीकल्चर के साथ। जब हमारा हार्वेस्टिंग का टाइम है उसी समय खलिहान लगना है, जब इनोकुलेशन का टाइम है उसी में धान का खेत का काम है। तो किसान क्या होता है, पेड़ पे कीड़ा निकल रहा है, अपना खेत प्राइमरी तो पैडी करना है, उसमें लगा जाता है। तो बहुत किसान रूट रहते हुए भी इनोकुलेशन नहीं कर पाता है, और बहुत पेड़ पे हार्वेस्ट बाद में करता है, चाहे पेड़ बर्बाद हो जाता है। तो क्योंकि अभी तक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम में आपको लैग को कंसिडर नहीं किया है यहाँ का कम्युनिटी। जिस दिन करेगा ग्रोथ बहुत अच्छा है। जो लोग कर लिए, कुछ लोग किए हैं, वो वहाँ पे रिजल्ट आपको दिख रहा है। अच्छा, स्टिक लैग जो है उसको कितने दिन तक रख सकते हैं? स्टिक लैग को 2 साल तक का सेल्फ है। 2 साल तक, 2 साल तक उसको हम रिजर्व ड्राई रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। अगर वो वेट रहे, उसमें नमी है, तो वो लंपिंग होता है, लंप होता है, गर्मी पैदा करता है, लंप होता है। तो इसके लिए ड्राई करने के बाद रखने का, तो फैला के रखते हैं, बार बार पलटी करते रहते हैं। इसको रखने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। तो वो जितना पुराना होता है, ड्राई होता है, कुछ दाम क्वालिटी में वो देखिए, अगर आप देखेंगे एक्चुअली में वैसा कुछ होता नहीं है। आज पहले था दिक्कत कि काला पड़ गया तो कुछ उपयोग में नहीं आता था, पॉलीमराइज कर गया तो यूज है। अब पॉलीमराइज कर गया तो भी एलोरेटिक एसिड बना देते हैं। अब नया टेक्नोलॉजी में एलोरेटिक एसिड में यूटिलाइज होने लगा। पहले पॉलीमराइज रहता था तो उसका उपयोग कुछ पॉलीमराइज भी होता है। हाँ,
आप जो चपड़ा खरीद के बाजार से लाए ना, ज़्यादा दिन पुराना हो गया, हवा लग गया तो खराब हो जाएगा। जितना सरफेस एरिया एयर के कांटेक्ट में रहेगा तो खराब होगा। तो इसके लिए लैग का सेल्फ लाइफ अच्छा है और इसको पलटते रहते हैं। और उसमें अगर ड्राई करें थोड़ा सा नमक एक मुट्ठी डाल दें तो आपस में चिपकता नहीं है, मतलब ये है। बाकी अल्ट्रेशन बहुत तरीके से है, कहीं कहीं मंडी में सब जगह अल्ट्रेशन है, कहीं पत्थर कटिंग बिकता है मिलाने के लिए, कहीं गर्म बालू डाल देते हैं। तो प्रोक्यूरमेंट पार्ट में भी बहुत सारा चीज़ें हैं, क्योंकि रेट को कम्पीट करने के लिए बाजार फ्लिक्चुएशन बहुत ज़्यादा है मार्केट। अगर बोलेंगे ना शेयर बाजार से थोड़ा सा भी कम नहीं, हाई बीटा शेयर है, बहुत तेजी से अप डाउन होता है, बहुत तेजी से। मतलब तो इतना फ्लक्चुएशन क्यों होता है? मतलब इसका क्या है, जो बायर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। कुछ पर्टिकुलर पार्टीज हैं वही काम कर रहे हैं। डी मनोहर लाल है, तजना सेल है और 2-4 बड़ी बड़ी पार्टियां, मरवाड़ी पार्टियां हैं, वो काम कर रही हैं, उन्हीं का कॉन्टेक्ट बाहर है, बाहर जाना है। और इसका एक रीजन और मेजर अगर देखेंगे तो कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर कौन है? फॉरेन कंट्रीज हैं, उनका बिहेवियर यही है कि 3 साल का स्टॉक, एग्री प्रोडक्ट को 3 साल के लिए स्टॉक रखते हैं। तो आप अगर ट्रेंड देखेंगे लैग का प्राइस का, तो एवरी 3 ईयर एक जंप आता है, क्योंकि बाइंग आता है। अच्छा, अगर उस बाइंग में हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है तो बहुत ज़्यादा, जैसे हम 12 से कंटिन्यूस देख रहे हैं, हर 3 ईयर्स में एक अच्छा जंप मिलता है। तो अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट को स्टॉक रखने का, रोटेट करने का, ट्रेड में अगर आप थोड़ा सा सक्सेस है, कम्युनिटी या CBO जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो अच्छा पैसा कमा सकता है, क्योंकि 3 साल का। अब यहाँ से जब हम लोग ये सीड लैग आ गया वॉश करने के बाद, तो उसमें से हम उसको अलग अलग फॉर्म में, जैसे बटन के फॉर्म में बना लिए तो बटन लैग, तो उसको मैं ये बता दूं कितना कितना % आता है। एक चीज खाली बताइए मुझको, आप बताइए कि जो फाइनल बायर्स हैं यहाँ के, वो कुछ बड़े बायर्स हैं ना जी, तो उसमें कुछ चेंज आ रहा है क्या? मतलब और बायर्स ऐड हो रहे हैं या क्या आ गया? वही लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंज देगा? कुछ लोग नए आए हैं, लेकिन वो मेन बायर को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे स्टेबलाइज हुई है। जैसे बायर हैं जो प्रोसेसर हैं, खास करके यहाँ पे आपका ब्लीच लैब बनाते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत कम कोई ब्लीच बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनेटिक एसिड बनाने वाले कम लोग हैं, आइसोब्यूटाइड बनाने वाले कम हैं, तो उनका कंपटीशन देने वाला बहुत ही niche प्रोडक्ट हो गया। अब रह गया जो कंपटीशन कहाँ आ रहा है, बटन, चपड़ा और चौड़ी, ये इस पे प्राइमरी प्रोसेसिंग का जो पार्ट है ना, इससे बहुत सारे प्लेयर्स है। उसमें भी क्या है कि जो क्राफ्ट इंडस्ट्री में बटन जा रहा है चूड़ी उड़ी बनाने के लिए, तो वहाँ पे अल्ट्रेशन पे उन लोग क्या, नॉर्मली इसका विस्कोसिटी लॉस होता है, मोर देन 100 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर जाने पे विस्कोसिटी लॉस हो जाता है, तो क्वालिटी नहीं रह जाता लाइट का। तो इसलिए इसको क्या करते हैं कि इसको चारकोल के हीट से ही मेल्ट करके तब उसका बटन बनाते हैं, पोटली में बांध के उसको। लेकिन अभी तुलीन झालर ये लोग क्या किया, फास्ट करने के लिए, जल्दी करने के लिए और अल्ट्रेशन करने के लिए कढ़ाई में डाला, उसमें रोजन भी डाल दिया और उसको बन गया, लेबर कॉस्ट कम हो गया। तो ये प्रैक्टिस से चल रहा है। इसलिए बटन इंडस्ट्री क्राफ्ट में चूड़ी उड़ी बनाए सस्ता करने के लिए, अब तो आप जो क्राफ्ट यूज कर रहे हैं पता थोड़ी चल रहा है कि कौन सा लाभ लगाया है, कि चीड़ गम लगा हुआ है, पाइन गम, तो वहाँ पर ऐसा चल रहा है। इसके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स भी क्या क्या, जैसे पाइन गम आपने बोला, और क्या बोला? पाइन गम है, हाँ, चंद्रस भी आता है, पाइन गम है, 2-3 गम है, चंद्रस है, ये सब भी सिंथेटिक रेजिन्स है। फॉरेन कंट्री में यूज होने का कारण कि हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, नेचुरल रेजिन पर डिमांड ज़्यादा है। डिमांड का थोड़ा सा बताइए तो पैटर्न, बोथ डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या स्टेबल है? नहीं, हमारा डोमेस्टिक मार्केट में जो था उसमें कोई 30% से शेयर नहीं बढ़ा पाए हम लोग। पॉलिश इंडस्ट्रीज मेन चंक है हमारा, जितना भी वार्निश के रूप में यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक ग्रेड वार्निश और क्राफ्ट जो हमारा वुड वर्क वार्निश। बैंगल में क्या है, आप देखेंगे कि केमिकल यूज है, केमिकल का यूज अभी ठंडा ला गर्म ला, तो केमिकल एडिसिव मिला के मार्बल पाउडर में एक एडिसिव मिला के उसको पेस्ट बना के उसको ला बोलते हैं, लेकिन ये ला है नहीं, सिंथेटिक रेजिन से उसको मटेरियल के ला बोल रहे हैं।
और जो बेंगल गरम लाभ बोल रहे हैं जो बनाते हैं चूल्हा पे, तो बहुत कम हो गया है। अब लाभ की चूड़ियाँ ज़्यादा नहीं चाहिए, वेस्टर्न रीजन में ज़्यादा संस्थान में डिमांड है, यहाँ भी कुछ पर्टिकुलर ये में ज़्यादा तो कांच की चूड़ियाँ मेटल यही चल रहा है। तो है, ऐसा नहीं है कर रहे, लेकिन उस लेवल पर डिमांड नहीं। एक टाइम था जब ग्रामोफोन का कैसेट इसी से बनता था, इसलिए डिमांड बहुत मैं मेरा अभी जो मैं 87-88 के आसपास 4 रुपया केजी लाख का रेट देखा हूँ। जब टेप आ गया उस समय 4 रुपये केजी लाख का रेट। अच्छा, क्रैश करके, क्योंकि मेजर तो वही उसी का कनेक्शन था अभी जो था पूरा उस पे क्या कोटिंग करते थे, उसी का बनता ही था, उसी का बनता उसी में रिकॉर्डिंग होता था कैसेट, इसलिए कैसेट गिरता था टूट जाता था। तो अभी ये हम जानना चाह रहे थे, जैसे डिमांड हम बोल रहे हैं वॉल्यूम में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जैसे इंटरनेशनल मार्केट है वॉल्यूम में बढ़ रहा है ना, अभी अब देखिए क्या यूटिलाइजेशन है, सब जगह से ओपन तो नहीं हो पाता है, लेकिन अभी जो रेट बढ़ने का बहुत ज़्यादा से जो न्यूज़ेस हैं उसके हिसाब से कि ऑर्गेनाइजेशंस में सीलिंग करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन से गोला बारूद को लाइक, क्योंकि ये फेमिलियर आइटम है, तो इसके लिए तो जो यूक्रेन रशिया वार के चलते इसका डिमांड कुछ इंक्रीज किया था। हीट रेजिस्टेंस बहुत शानदार है, हीट रेजिस्टेंस, इंसुलेशन, हीट रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेट वार्निश बहुत का, जितना भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट का ट्रांसफार्मर लगा है उसका बाइंडिंग करने का उसी में डिजॉल्व कर, एडिबल भी है खा सकते हैं। हाँ, एडिबल खाते कोई नहीं, एडिबल है। पहले पुराने में घोड़ों को खिलाते थे, उसकी शक्ति बढ़ाई का अरब कंट्री प्रमोट होता था, लेकिन कॉस्ट के हिसाब से धीरे वो एडिबल उस तरह से तो फार्मा इंडस्ट्री में लाक्षादी गुगुल बनता है दवा के रूप में, गुगुल बनता है इसका, अथर्ववेद में जिक्र है इसका। तो ऐसे बहुत वर्सेटाइल ये है चीज़, अच्छा है बात काम करने का। तो इसका जो अभी जो मेजर है आइसोब्यूटाइल अगर बनाते हैं उसका मार्केट बहुत अच्छा विदेश में, यहाँ पर तो है नहीं, कुछ बेंगलोर में एक दो परफ्यूम इंडस्ट्रीज हैं जो यूज़ करती हैं, बट अभी नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा ये सीड ठीक है, किस रेट से ग्रो कर रहा होगा, डिमांड कुछ आइडिया दे सकते हैं? धीरे पता करना पड़ेगा, रिकॉर्ड में बता रहा हूँ। रिकॉर्ड 9-10 के बाद ना डेटा एनर्जी के पास है, एनर्जी का डेटा भी तो देखते हैं। बलरामपुर में व्यापारी वाले जो रखते हैं उन्हीं से पता हुआ कितना एक्सपोर्ट है, और सेल लाइक एक्सपोर्ट जो प्रमोशन सोसाइटी है उससे डेटा लेना पड़ेगा, वो भी 12-13 क्या वो सेंटर है क्या? बलरामपुर में लगभग 1000 फैक्ट्रियाँ हैं, 1000 फैक्ट्रियाँ हैं, मारवाड़ी लोग का हब है वहाँ पे। और कोई ऐसा डेटाबेस है क्या जो ये सब का रिकॉर्ड रखता है, कुछ आपके नॉलेज में? उस सेल लैग का है, सेल लैग कितना गया और कहाँ से गया, झारखंड का नहीं, सेल लैग जो भी हमारा सेल लैग मतलब चपड़ा और चौरी, ये कितना यहाँ से झारखंड से बाहर गया, नहीं इंडिया से बाहर, झारखंड के होता सेल लैग प्रमोशन सोसाइटी का एक डेटा आपको भेजा था मैंने, वो है साइट भी है, उस पर है बहुत सारा डेटा, वो जितने भी रेजिन गम पे वो काम करते हैं वो भी व्यापारियों लोग का सोसाइटी, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, तो अपना ये है। और एनर्जी का कुछ डेटा जो रेगुलेशंस होगा ना, फिर भी गवर्नमेंट का रेगुलेशंस तो होगा, कोई ना रेगुलेटरी अथॉरिटी होगा, कुछ नहीं रेगुलेटरी तो फिर नहीं, हर स्टेट का अलग अलग है। जैसे छत्तीसगढ़ वहाँ पर स्लाइड एक रेट तय कर दिया है, यहाँ एग्रीकल्चर में डाल दिया, उधर एग्रीकल्चर का सिस्टम नहीं है कुछ। और जहाँ टैक्सेशन का पार्ट है तो टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री नहीं, इसके वैल्यूएडेड प्रोडक्ट में टैक्स, प्राइमरी प्रोडक्ट में प्रोसेस किए तो एग्रीकल्चर के बाद उसका तो डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटी से ही करते हैं ना, तो सब तो होगा ही। सीड लैब लैग का तो आप इंसाइक्लोपीडिया है, तो बोले एक्सपोर्ट और वो ग्रोथ डेटा थोड़ा सा हाँ जी देखता हूँ बात करके क्या रेट से उसके बाद नहीं बता पाएंगे तो यही बता पाएंगे, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सेल लैग
हम लोग फ्लैक्स का रूप, अगर उसका इसको प्रेस करके फ्लैक्स का रूप दे देते हैं, कोई चेंजेस। शेल को हिंदी में क्या होता है? चपड़ा चपड़ा, चौड़ी। चपड़ा, चपड़ा और चौड़ी भी। चौड़ी सीड लैग को बोलते हैं। अच्छा, चौड़ी सीड सीड लैग, सीड लैग की प्राइमरी, हमारा कोई भी इंडस्ट्री का प्राइमरी प्रोडक्ट सीड लैग। फीडबैक है, बाकी तो सब शेल चपड़ा हो गया। चपड़ा, जब उसको बटन का फॉर्म देते हैं तो बटन के लिए क्या करते हैं, एक पाइप, मर्किन कपड़ा का पाइप बनाते हैं, 50 नॉर्मली बनाते हैं, और एक भट्टी बनाते हैं नॉर्मल, उसमें कास्ट कोल जो होता है ना, उसका उपयोग करते हैं। ये जो चूड़ी बनाने के लिए जो चूड़ी है नहीं, बटन, उसको एक पोटली बनाने लंबा पाइप, सांप के जैसे सांप जैसा, और उसमें भर दिया ऑक्जेलिक एसिड और ये सीड लैग को, और उसके चूल्हा के सामने एक आधे से ऐंठ है, जब गर्म होकर पिघलेगा तो उसे छन के बाहर जो आएगा ना, उसको बटन का रूप अपना स्टम्प मार के सीखा, बतासा बना दिया। ऑक्जेलिक एसिड तो काफी कोरोसिव है। हाँ, तो उसका चमक लाने के लिए उसको डालते हैं। ठीक है। मतलब आप बता रहे थे 100 डिग्री से कम है। हाँ, तो उसका चारकोल का टेम्परेचर उसे वो तुरंत बुझते रहता है ना, तो इसलिए चारकोल का उपयोग करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक हीटर का उपयोग नहीं कर सकते, उसमें तो टेम्परेचर कंटिन्यूस बढ़ते रहेगा। तो ये काम बटन लैग, शेल लैग से बटन लैग बनाने में हीटिंग एंड ऑक्जेलिक एसिड। हाँ, तो इसमें कितना डिफरेंस आता है बता, अगर हम 100 kg ये ले रहे हैं तो शेल लैग हमको 98 kg मिलेगा, और ये मिलेगा 90 kg, 10 kg का लॉस है। 8 kg बर्न करता है ये इसमें 90 बटन दोनों को यूज करते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग उसमें कपड़ा में चिपक जाएगा, फिर वाश करके उसको निकाला जाएगा, और ये सब तो ये इसके चलते अगर देखेंगे ये लॉसेस को ऐड करने के बाद एप्रिसिएशन ऑलमोस्ट 7 से 8% वैल्यू एडेड होता है दोनों में, इसमें और इसमें। इसमें 7% हुआ, इसमें भी 7%, जो हमारा लॉस को ऐड कर दें, मतलब 100 kg है तो 90 kg निकल रहा है तो 7% का। डिवेक्स डिक्लोराइज्ड है, इसमें 20% तक आता है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम लोग क्लोरीन से वॉश करते हैं और वैक्स को भी निकालते हैं फिल्टर करके, डीकलराइज्ड, डीकलराइज, कलर हटा दिया, रंगीन ला, जो पॉलिश इंडस्ट्री खास करके कोटिंग करते हैं तो अंदर का रेशा ऊपर एकदम कलर ब्लिस है, ऐसे तो पीलापन है ना, वापिस में पीला कलर है, लेकिन डिकलराइज कर देंगे तो उसमें कोई रंग नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, ब्लीचिंग करते हो, हम ब्लीच करते हैं, तो ब्लीच करने और उसका जो फिल्टर प्रेस से पास करते हैं तो वैक्स को भी निकाल लेते हैं। ब्लीचिंग एंड फिल्टर प्रेस वॉश। सीलिंग वैक्स जो कढ़ाई में हम लोग बेंजोनाइट मिला के और लैग के साथ वो स्टिक बनाते हैं सील करने के लिए, मोहन के लिए सीलिंग। अच्छा, डीवैक्स लैब कितना मिलता है हमको 100 kg पे? ये 83-82 इतना आता है, क्योंकि वेट लॉस है। सीलिंग में भी कुछ लॉस है? नहीं, सीलिंग में तो लॉस नहीं, एडिशन होता है, दूसरा केमिकल मिलाया जाता है, इस सब में कुछ मिला नहीं रहे हैं, यहाँ पे एडिशनल दूसरा केमिकल मिला के उसका हार्डनेस बढ़ाते हैं। इसके बाद हम लोग एलुरेटिक एसिड ले सकते हैं, बटन से पहले लेते हैं, कभी भी ले सकते हैं, सीड लैग से ही आ रहा है सब। तो ये 15% से 17% है टोटल हील का, मतलब 100 kg में 17 kg ही आप बना पाएंगे। तो प्राइसिंग भी उसी हिसाब से है। और इसका उपयोग आइसो में होता है, आइसो एम्ब्यूटोलाइट, और ये 2% मैक्सिमम। एलुरेटिक एसिड 100 kg लेंगे तो 2 लीटर आएगा। एम्ब्यू क्या? आइसो एम्ब्यूटोलाइट, एम्ब्यूटोलाइट 1.5 लाख रुपए लीटर होगा। देखो ये फैलिड इतना ही कम है। और उसका इसमें खस का इसमें होता है ना, वैसा होता है। ये परफ्यूम हो जाता है क्या? हाँ, ये परफ्यूम इंडस्ट्री में अगर परफ्यूम मिक्स कर दें तो परफ्यूम जो वोलेटिलिटी है वो डाउन हो जाएगा, इसलिए इसका फ्रेंच में इसका बहुत यूज करते हैं। फ्रेंच में परफ्यूम भी बनता है। अब अगर मार्केट में, अगर हम मार्केट बोले तो हमारा ग्रोवर से 2-3 तरह से फील्ड में जाता है। ग्रोवर खुद मंडी जाता है या ग्रोवर के पास पैकार आते हैं। पैकार के पास अपना फंड होता नहीं, एक्चुअल फंडिंग करने वाला कौन है, जो फैक्ट्री वाले लोग हैं। वही फैक्ट्री वाले फंड देते हैं, कहीं 50,000, 10,000, 10 वेंडर को दिया, वो गांव जाके परचेज करता है, वहां से रेट मिला 450 का, तो ये 10-20 रुपया रखा
और 10-20 रुपया का अल्ट्रेशन किया या 10-20 रुपया वजन में डैमेज किया। इनका बिजनेस मॉडल यही है कि हम वजन 1 किलो के जगह 1 किलो 100 ये झुकता चला गया तो ये चला गया करके ये बिजनेस मॉडल है। तो उस पर उन लोग का तो क्योंकि उस दिन का आज मैंने 1 क्विंटल खरीद लिया तो ये रेट महाजन को पहुंच गया, क्या रेट में 500 ग्रेड से। तो जो पैकार को लॉस नहीं होने वाला, महाजन 500 ग्रेड से 1 क्विंटल का दाम उसको देगा। अगला दिन वो 450 रुपया का रेट हो जाए वो पैकार का हेडेक नहीं। इसलिए नहीं तो अगर वैसा रहे तो पैकार खेती परचेजिंग नहीं करेगी। जिस तरह से फ्लक्चुएशन है उसमें मुश्किल आता है। हम लोग भी कुछ एफपीसी को काम करवा रहे हैं तो वहाँ से डायरेक्ट बात करवाए हैं, जो मैंने बताया था इंडोलाका इंडस्ट्री से बात कराया तो वो रेट आज दिया, उस रेट से 10-20 रुपया ऊपर चाहे उसके आसपास खरीद लीजिए और शाम को आप बताइए इतना मेरे पास स्टॉक आ गया। तो गुडविल का है कि अगर क्या है जो घट रहा था तो ठीक लग रहा है कि रेट हमको तय फिक्स हो गया। आज 500 में लिए क्विंटल, कल 600 रुपया रेट हो गया। सब तो आप 500 रुपया तो खोजेगा ना कि हम 500 रुपये में तुमको दिए थे, तब मन भटकने लगता है पैकार का। तब क्या करता है वहाँ अल्ट्रेशन करना शुरू करता है। हमने क्या देखा कि रंगीनी लाह में बेसिन कंटेंट कम है तो रंगीनी 30 किलो में 5 किलो रंगीनी मिक्स कर दिया, गरम आलू करके डाल दिया, अंदर बदल गया। यहाँ पर दिक्कत अगर वैल्यू एडिशन में देखेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट में आखिर वो चीज तो बाहर निकल जाता है। सर आधा घंटा में कॉल करें, बोलिए ऐसे बोलिए। कल जाना है ना, हाँ कुछ पास हो गया क्या अपने? हाँ करवा दूंगा, जाऊंगा ना कल। लगा गया ये रिकॉर्डिंग कैसे क्या